दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में एक राज्य है जिसकी लोकेशन अगर आप लोग अपने देश के कंपेयर में देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ किसान जो हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक काफ़ी बड़ा अजगर देखा। अजगर जो था वो इतना फूला हुआ था कि किसानों को लग रहा था कि ये किसी इंसान को खाकर बैठा हुआ है और इसकी कंडीशन भी खस्ता हो रखी थी। मैंने कहता है कि कोई इंसान किसी शादी में जाता है तो वहाँ पर इतना खाना खा लेता है कि वो खुद भी जो है लगता नहीं है कि सरवाइव कर पाएगा, ऐसी कंडीशन उसकी बन जाती है। तो यहाँ पर वो अजगर जो था उसकी भी सांसें जो हैं वो रुक रही थी। फिर जब वो अजगर भी जो है आराम आराम से अपनी सांसें तोड़ चुका था तो फिर लगा कि यार देखा जाए कि इसके अंदर आखिर क्या है। पता चला किसी इंसान को खाए बैठा है तो इसको ले जाकर इसका ऑपरेशन किया गया। जब ऑपरेशन थिएटर में यहाँ पर ये डॉक्टर हैं जिनके द्वारा ऑपरेशन किया गया तो यहाँ पर इसको निकाला गया। निकालने के बाद में पता चला तो ये अजगर साहब जो हैं ये खाए बैठे थे एक मगरमच्छ को। मगरमच्छ को अजगर खाए बैठा था। हालांकि जान दोनों की चली गई, मगरमच्छ की भी पर अजगर की भी। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि जब ये इसको खा रहा होगा उस टाइम पर मगरमच्छ भी कोई कम तो होता नहीं है, तो मगरमच्छ ने भी खूब अपना अतकी उतारी होगी पेट में जाके, तो आधा तो ये जख्मी वैसे ही हो गया होगा। पर लेकिन मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगड़ा हुआ था। ये पूरी वीडियो है, यहाँ पर दिखाना बेसिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि चीर फाड़ दिखा रखी है पूरी उसके अंदर में। अगर आप लोगों को देखनी होगी तो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना आप लोग जाकर। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि मगरमच्छ को जरा सा भी कुछ नहीं हो रखा था, पर यह लगता है कि जैसे सांस घुटने की वजह से मगरमच्छ की जान चली गई। तो ये एक तरीके से वही बात हो गई। मैंने कहते कि भाई साहब शादी में जरूर जाओ खाने में, पर लेकिन ये समझ लेना पेट अपना ही है। ओके, तो दोस्तों आज का जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ही बैलेंस रहने वाला है। मगरमच्छ जो बेसिकली खाया गया कोबरा की, उसकी बैलेंस डाइट से ज़्यादा बैलेंस रहेगा। ये पेट खराब नहीं करेगा, ना ही जान लेगा, आप लोगों का दिन जरूर बना देगा। इसके अंदर में स्टार्टिंग में एक मोटिवेशनल कोटेशन देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट डिग्री देखेंगे और आज के बेहतरीन आर्टिकल में आप लोगों को नजर आएगा अफ्रीकन यूनियन ने G20 को ज्वाइन कर लिया। भाई साहब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ में मैप बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा और किस तरीके से हमारे देश ने रोल प्ले किया वो हम लोग जानेंगे। शानदार आर्टिकल, मतलब मजा आएगा आप लोगों को सुन के। बताता हूँ मैं आप लोगों को ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है। मैप बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा और पूरे इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। आप आज की डेट में आप लोगों को बोलो कि न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर न्यूज़पेपर सुनना है, दोनों में से कौन सी चीज आप लोग ज्यादा पसंद करोगे ये आप लोगों को बताना है। ऑनलाइन न्यूज कंज्यूमर की बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में अच्छे से। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, आखिर G20 को कैसे सक्सेस बनाया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ने, ये समझेंगे। गति शक्ति प्रोग्राम, बहुत ही शानदार प्रोग्राम, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव फिर से न्यूज में है, जानेंगे एक स्कीम के बारे में। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बैकग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे यहाँ से। इसी के साथ में भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एक वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई अभी रिसेंटली। ये वेबसाइट सुनने के बाद में मेरा मन किया कि देखेंगे इसको। पहले तो मैंने नहीं देखी, पर आप लोग के साथ में इस वेबसाइट को लाइव देखेंगे खोल के। आखिर क्या है वेबसाइट के अंदर में, इंडिया ने क्या नया लॉन्च किया है दुनिया भर की दुनिया को ये बताने के लिए कि देखो हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, तो काफ़ी अच्छे से समझेंगे। A400 एटलस ये क्या है, इकोनॉमी डिफेंस दोनों की न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं। HTT40 ये डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, शानदार, हमारे देश के गर्व करने वाली बात होगी बेसिकली। वरुणा नेवल एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में है आप बताइए, देखता हूं आगे तो फिर मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। सेंट्रल इंपावर कमिटी, आज का वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल, आप लोग समझेंगे इसके बारे में आखिर ये सही है गलत है और पहली बार देश में ऐसा होने जा रहा है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये लगभग आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा। बाकी कई सारे क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 7 क्वेश्चन तो यहाँ रहेंगे, ऊपर भी क्वेश्चन रहेंगे। सारे क्वेश्चन जब आप लोग देख लो तो बताना आप लोगों का स्कोर कैसा रहा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिकली सीसैट का क्वेश्चन रहेगा, प्लेस इन न्यूज, एक नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे और वोकैबुलरी तो आप लोग का फेवरेट ही है कि नहीं। और जो शानदार आंसर देगा वो कहलाएगा आज का SLV कमांडो। और फिर उसको कल की जो वीडियो होगी, बेसिकली कल जिसने भी अच्छे आंसर दिए थे उसको वीडियो के नीचे पिन कर दिया गया है। आज जो अच्छे आंसर देगा उसका आंसर जो है वो पिन कर दिया जाएगा। तो अच्छे से आंसर देना, इससे मुझे पता चलता है कि कौन कितने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, क्या आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है। एक बच्चा कह रहा है कि सर 6:30 बजे थोड़ा जल्दी नहीं हो जाता है वीडियो लेकर आना। देखो यार, अगर आप लोग सो रहे हो और आपके घर वाले उठ चुके हैं तो मुझे ये लगता है कि ये आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनकी एज अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों को उनकी एज अपने एज से डबल मिलेगी और वो इंसान जो है वो उठकर अपना काम एक डिसिप्लिन के साथ में कर रहे हैं रेगुलरली, और आप लोग जो है वो लेट उठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग के घर वाले जब उठते हैं उससे पहले उठकर एटलीस्ट आप लोग अपना काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी पढ़ाई
नहाई करो, फ्रेश व्रेश हो, जो भी आप लोग करना है, ये अगर आप लोग करना स्टार्ट करोगे तो फिर देखना आप लोग के मम्मी पापा के चेहरे पर जो खुशी होगी वो नेक्स्ट लेवल की आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग घर में रहते हैं तो आप लोग को डिसाइड करना है कि अपनी चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलना है ताकि आप लोग भी खुद से मोटिवेट फील करें और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को भी फील हो अंदर से। तो बताना जरूर क्या आप लोगों ने किस तरीके से आज का दिन डिसाइड किया था, वैसे ही स्टार्ट किया है, कल का दिन कैसा रहा आप लोगों का, उसको कितना आप लोग बेसिकली रेट करोगे। ये वीडियो जिस टाइम आ रही है क्या आप लोग उसी टाइम देख रहे हो, ये आप लोगों को देखना है। और एटलीस्ट कोशिश करो कि मॉर्निंग में थोड़ा सा पानी जरूर पी लिया करो। और ये लेक्चर जब आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो कितने बच्चे ऑलरेडी इस लेक्चर को देख चुके हैं खोलकर, तो इससे आप लोग का, एक बच्चे ने बेसिकली कल लिखा कि सर मेरा रोल नंबर जो है वो 3900 है, बेसिकली कुछ ऐसा कुछ उसने लिखा। एक बच्चा कह रहा है तुम्हारा रोल नंबर ऐसा कैसे हो गया, ये कहाँ से आया रोल नंबर लिखा के। तो मैंने बोला था कि जिस भी नंबर पर आप लोग आओ, जो भी वीडियो को आके लाइक करेगा वो नंबर होगा आपका रोल नंबर, ठीक है, कि इस नंबर पर आप लोगों ने ये वीडियो स्टार्ट की है। तो इससे क्या रहेगा, आप लोग के अंदर ये डेडिकेशन रहेगा कि मॉर्निंग में ही वीडियो निपटा लेते हैं। ये इससे फायदा ये होगा कि आप लोग अपने काम को मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लोगे। तो 5 में से कितने नंबर है, एटलीस्ट एक नंबर तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो बताना जरूर डिसिप्लिन में कितना आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। अपने लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों के लिए कामयाब हो जाओ जो आप लोगों को कामयाब नहीं देखना चाहते हैं, जो आप लोग असफल देखना चाहते हैं। उनको जो जलन होगी वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी जब आप लोग कामयाब हो जाओगे। तो जिंदगी में इतना तो मेहनत कर ही लेनी चाहिए, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट डे है, बहुत सारे लोग जो हैं इस पर्टिकुलर एक बोल सकते हैं बीमारी बोलूंगा मैं जिसका शिकार बनते हैं। यहाँ पर 10 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया था ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि एक तरीके से आशा की किरण जगाना। और ये आज से नहीं है, 2021 से लेकर 2023 तक आप लोगों को देखने को मिला। ये कंटिन्यूअस आप लोगों को यहाँ पर चली हुई आ रही ये थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। और बाकी जिंदगी में कभी भी लगे कि यार जिंदगी काफी ज्यादा बुरी चल रही है, तो एक ऐसे इंसान को देख लेना जिसकी आपसे भी ज्यादा बुरी चल रही है, जिसको एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, तो आपकी तो फिर भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तो जिंदगी में कुछ भी करना, पर ये फालतू के काम एटलीस्ट मत करिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डे था 7 सितंबर को, एक बच्चे ने बोला सर ये डे नहीं बताया, हालांकि पीपीटी में मैंने डाल दिया था, फिर ही बता देते हैं आज। तो 7 सितंबर जो है ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर के बारे में बात करता है और ब्लू स्काई के अंदर में, तो यहाँ पर इसके बारे में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और हैशटैग यहाँ पर टुगेदर फॉर क्लीन एयर, ये इसकी थीम थी यहाँ पर, ये आप लोग समझ सकते हैं। लेक्चर देखने के बाद में लगे यार इस लेक्चर की पीडीएफ अपने पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो और एप्लीकेशन से, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आप लोगों में से किस किस ने देखी है, उसमें बड़ी ही फेमस थी संजय दत्त की जादू की झप्पी। एक ऐसी ही जादू की झप्पी जो है वो कल फेमस हो गई, जो कि दुनिया भर में यहाँ पर शेयर की गई ये पर्टिकुलर पिक्चर। लग नहीं रहा है कि दोनों लीडर जो है वो दिल से मिल रहे हैं। एक साइड में है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, दूसरी साइड में कौन है ये इंसान सर बेसिकली सर और कमर दिख रही है, चेहरा और दिखा दो तो बात जाने कुछ। तो यहाँ पर ये पर्सनैलिटी, ये पर्सन इन न्यूज़ है, पर तब तक ही पर्सन इन न्यूज़ है जब तक मैं आप लोगों को नहीं बता देता हूँ, क्योंकि इनका नाम मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है खासकर इस साल के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है ये कोमरोज देश के प्रेसिडेंट हैं, और ये जो देश है ये इंडियन ओशियन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में G20 की जो मीटिंग अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर में ये जादू की झप्पी देखने को मिली। आखिर ऐसा क्या हो गया, तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है और किसी सीनियर ने सिफारिश लगा दी और उसका एडमिशन हो गया हो, तो वो कैसा फील करेगा। बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा है अभी फिलहाल अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है उसमें टोटल मिलाकर 55 देश हैं, एक नहीं टोटल 55 देश, और उस अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर में इंक्लूड कर लिया गया है एज ए मेंबर। मतलब क्या है इसका मतलब बिल्कुल यही है, जैसे आप लोग समझ रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन G20 के अंदर में एक मेंबर के तौर पर है। आप लोगों को पता है G20 के अंदर में टोटल मिलाकर 19 देश हैं और एक था यहां पर यूरोपियन यूनियन। अब इसके अंदर में अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है, यानी कि टोटल अफ्रीका की 55 कंट्री जो है अब इसका पार्ट यहां पर बन गई है। अब तक अगर आप लोग देखोगे यहां पर G20 के अंदर में अफ्रीका से अकेला एक देश आता था जिसका नाम था साउथ अफ्रीका,
पर लेकिन अब टोटल मिलाकर यहाँ पर 55 के 55 अफ्रीकन जो कंट्री हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर G20 का पार्ट बन गया है। और ये सिफारिश जो लगाई गई थी, ये लगाई गई थी अफ्रीकन यूनियन के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब ये एजेंडा दुनिया के सामने रखा गया। तो इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर काफी सारे लोग सोच रहे थे कि G20 का डिक्लेरेशन जो है वो फेल हो जाएगा, पर लेकिन इतने शानदार तरीके से अडेप्ट किया गया कि चाइना में बैठे बैठे चीनी पिघलकर जो है पानी बन गई, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि दुनिया के लीडर ने यहां पर एक्सेप्ट किया G20 का डिक्लेरेशन, जो कि इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला। और ये अपने ही आप में इतना बड़ा अचीवमेंट है जिसकी कुछ हद नहीं। क्यों? क्योंकि G20 की मीटिंग पहली बार हमारे देश में हो रही थी, फर्स्ट टाइम। इससे पहले हमारे देश में कभी नहीं हुई और दुनिया भर के जो लीडर आप लोगों को देखने को मिले वो हमारे देश में थे। ये जो लीडर हैं ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि G20 के टाइम पर ये हमारे देश के अंदर में प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सारे देश के लीडर आप लोगों के सामने हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा तुर्की। इसी के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे यूके के भी आप लोगों को लीडर यहां पर देखने को मिले। नेक्स्ट यहां पर आप लोग बात करें तो आप लोगों को यहां पर यूएसए के जो बेसिकली लीडर, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और इसी के साथ में बाकी जो चाइना के लीडर नहीं आए, मेन लीडर जो उनके थे यहां पर आप लोगों को देखने को मिले। कौन? ली केयांग, जो उनके प्रीमियम बोल सकते हैं आप लोग यहां पर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। मैक्सिको, रसिया और इसी के साथ में सऊदी अरेबिया। तो यहां पर रसिया की साइड से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और मैक्सिको की साइड से देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर उनके वो लीडर नहीं है जो उनके लीडर होते हैं। बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी है। रसिया की साइड से यहां पर कौन है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि यहां पर रिप्रेजेंट कर रही थी। यानी कि अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से घुमा फिराकर कि कौन कौन से लीडर नहीं थे मेन यहां पर प्रेजेंट, तो इनको आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में स्पेशल इनवाइटी भेजा गया था, इनके स्पेशल इनविटेशन भेजा गया था कुछ हमारे बहुत ही गाढ़े मित्र के साथ में। उन्हें कहते हैं कि लंगोटिया यार। उसमें सबसे पहले यहां पर बांग्लादेश, इसके साथ में इजिप्ट पता है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं किस किस को पता है। अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर में 26 जनवरी पर एक देश के पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। ठीक है, तो कौन से गणतंत्र दिवस पर जो इनवाइट किया गया था हमारे देश के अंदर में इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, ये आप लोगों को बताना है। मॉरिशस जो कि एक आइलैंड कंट्री देखने को मिलेगी इंडियन ओशन के अंदर में। इसी के साथ में नीदरलैंड, इसी के साथ में नाइजीरिया, सिंगापुर, यूएई, ये वो लोग हैं जो G20 का पार्ट यानी कि मेंबर नहीं है। ओमन को बुलाया गया और स्पेन जो कि यहां पर स्पेशल इनवाइटी की कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कई सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यहां पर आप लोगों के लिए हो गई है वो क्या है? वो है यूरोपियन यूनियन और इसी के साथ में अफ्रीकन यूनियन। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम अब आप लोगों को यहां पर पता होने चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में हो गए जिसकी कुछ हद नहीं है। अगर आप लोग यहां पर जाएंगे हमारे देश के अंदर में, जब आप लोग जाएंगे G20 के लिए जो पर्टिकुलर वेबसाइट बनाई गई है उसमें बड़ा ही प्यारा सा एक स्लोगन यहां पर दिया गया। अगर आप लोग देखोगे ये बोला गया वासुदेव कुटुंबकम। और कहीं ना कहीं जब से अफ्रीकन यूनियन के लिए अनाउंसमेंट आया कि 55 देश जो हैं वो अब यहां पर इसका G20 का पार्ट हो चुके हैं एक तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम, भाई साहब वो ग्राउंड लेवल पर उतरता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आया। ये बहुत ही सोचने वाली बात थी कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा हो गया है। तो ये सेलिब्रेशन वाली बात है और ये सेम सेलिब्रेशन जो है अफ्रीकन यूनियन का जो ट्विटर हैंडल है ये उसके द्वारा भी यहां पर शेयर किया गया, खुद यहां पर इनके लीडर के द्वारा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि जादू की झप्पी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है यहां पर, ये आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है एक जादू की झप्पी मोदी साहब ने मिस की होगी पुतिन साहब की। ठीक है, चलिए कोई नहीं, वो नहीं आए, उनके बेसिकली जाने पहचाने दोस्त आए। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का एक तरीके से जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन की वॉर में अपना एंगल लेकर चल रहे हैं उसमें अच्छी बात यहां पर यह कि हमारी अपोजिशन जो है वो भी मिलकर जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। यानी कि पूरा देश जो है वो एक यूनि डायरेक्शनल चल रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अपोजिशन कुछ बोल रही है कि नहीं हम लोग को यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हमारे देश का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर है रसिया के मुद्दे को लेकर, ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी।
ये एक छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जाता है। जैसे जब भी यहां पर बात करते हैं G20 के बारे में, तो इंडिया एक ऐसा देश है, यानी कि हमारा प्यारा भारत एक ऐसा देश है, दुनिया भर में कहीं पर भी G20 की इतनी सारी समिट आप लोगों को नहीं देखने को मिली, जो कि हर एक लेवल पर जो भी इसकी समिट होती थी वो सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर इंडिया के अंदर में कंडक्ट कराई गई। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग सिटीज में हर लगभग एक हफ्ते के अंदर में कोई ना कोई मीटिंग हो रही थी। तो आप लोग बोल सकते हैं कि G20 का जो फुल यूटिलाइजेशन किसी देश के द्वारा किया गया है तो वो हमारे देश के द्वारा किया गया है। हमारे देश के अंदर में कोई भी ऐसी G20 की मीटिंग नहीं है जो न हुई हो। नॉर्मली G20 को इतनी इज्जत अब तक नहीं मिल रही थी जितनी इज्जत इंडिया ने G20 को दिला दी है। यानी कि G20 का भरपूर इस्तेमाल जो इंडिया ने किया है, इतना इस्तेमाल किसी ने शायद नहीं किया है। आप लोग ये बोल सकते हो शानदार तरीके से पूरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन G20 का हमारे देश के द्वारा किया गया एक एक मीटिंग को। इससे हमारे देश की कल्चर भी दुनिया के सामने आई। हमारे देश के अंदर में जहां जहां G20 की मीटिंग हुई, अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड है, वो बेसिकली उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो जो फ्रेंड है वो अभी रिसेंटली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो बेसिकली गोवा में है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग रीजन में वो ट्रेवल करते रहता है, जैसे सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर। तो सीएसएफ में देखने को मिलता, तो बात कर रहा था, कह रहा है कि G20 से और कुछ हुआ हो कि ना हो, पर लेकिन जहां जहां भी जा रहे हैं भाई साहब, वहां पर चमक दमक खूब देखने को मिल रही है। यानी कि रोड वगैरह सही कर दी गई है, आसपास में साफ सफाई कर दी गई है। और ये अच्छी बात क्या है, ये अलग अलग सिटीज में देखने को मिली है। बनारस के अंदर भी आप लोग देखो, एक फ्रेंड है मेरा जो कि साथ में पढ़ा करता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उससे भी बात हो रही थी एक दिन, कह रहा है कि यार G20 ने बहुत फायदा कर दिया। तो ये आप लोग देखो, ये लोकल लोगों की फीलिंग में आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और जहां जहां पर G20 की मीटिंग होगी आप भी अपनी फीलिंग बता सकते हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर लोकल कल्चर को दिखाने का मौका हम लोगों को यहाँ पर मिला। ये काफी इंटरेस्टिंग रहा G20 के थ्रू। अगर आप लोग बोलोगे G20 की जो अभी यहाँ पर मीटिंग हो रही है, इसको ट्रायोका के बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी कि एक वो देश जहां पर मीटिंग हो चुकी है, यानी कि लास्ट ईयर जो मीटिंग हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, अभी जो मीटिंग हो रही है वो इंडिया के अंदर में हो रही है, और इससे आगे जो मीटिंग होने वाली है वो ब्राजील के अंदर में होने वाली है। तो इसको ट्रायोका बोलते हो, यानी कि 3 देश जो छोड़ के जा चुके हैं, जो तो थामे हुए हैं और जो आगे थामेगा, तो इस तरीके से तीनों लाइन में रहते हैं। इससे पहले मीटिंग कहां पर हुई थी, इससे पहले I3 या फिर I³ मैंने आप लोगों को बोला था, याद रखना, क्योंकि इससे पहले इटली में मीटिंग देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक तरीके से इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, कोई पूछ ले तो बता देना। अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अजाली आसमानी, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से गले मिल रहे थे, गाना गा रहे होंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। रीजन क्या है गाने का रीजन ये है क्योंकि रिसेंटली अभी ये अफ्रीकन वाला जो रीजन है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। जनवरी के महीने में खासकर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहां पर ये अभी जब ग्लोबल साउथ की बात की गई थी तो उसमें अफ्रीका के बारे में बार बार बातें निकल कर आ रही थी, क्योंकि 55 कंट्री ऐसी हैं जिसमें दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं और दुनिया भर के लोग आते हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर वही है, जैसे अंग्रेज लूट कर ले जाया करते थे ऐसे यहां से लूट कर ले जाते हैं इनको थोड़ा बहुत देकर, तो ये बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसको अपने देश के साथ में आप लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के अंदर में वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वहां की कंडीशन देखना खासकर पॉपुलेशन की, वो अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पर कि वहां से रिसोर्सेज निकलकर उनका कहीं और यूटिलाइजेशन कर लेना। हालांकि हमारे देश के अंदर तो एक अलग कंडीशन है, वो हमारे देश के अंदर ही यूटिलाइज होते हैं, पर लेकिन जिस लेवल पर जिस लोकल एरिया से निकाल कर लेकर आ जाते हैं वहां पर कंडीशन अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। जहां जहां से कोयला निकलता है देखना आप लोग, सबसे ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम लोकल को देखने को मिलती है, पर लेकिन उतना ज्यादा डेवलपमेंट वहां देखने को नहीं मिलता है। तो जो अफ्रीकन यूनियन के जो मेंबर हैं उनको अभी रिसेंटली यहां पर जून के महीने में भी G20 के लिए बोला गया था कि इनको यहां पर मीटिंग होनी चाहिए, तो उसके अंदर इनको इंक्लूड करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने दुनिया के लीडर के सामने ये प्रपोजल रखा था, तो यहां पर इसी के चलते अभी 9 सितंबर को हमारे देश के अंदर में G20 की संडे में जो मीटिंग हुई उसमें यहां पर इनको एक अच्छे लेवल पर इंक्लूड कर लिया गया है। अब साथ मिलकर यहां पर चलेंगे। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इथियोपिया के अंदर में अपना आप लोगों को इनको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कुछ इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन में बता देता हूं। ऐसा नहीं कि ऐसी ही कंट्री है, स्टार्टिंग से ऐसी ही चली आ रही है। पहले इसको हम लोग बोला करते थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ये जो इसका क्रिएशन किया गया था, ये किया गया था यहां पर 1963 में। फिर आगे चलकर इसका नामांकन चेंज किया गया, रीनेम किया गया, और फिर 2002 में मेन इसको अफ्रीकन यूनियन के नाम से हम लोग पुकारने लगे। बेसिक पर्पज क्या था? बेसिक पर्पज था कि दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है अफ्रीका के अंदर में, जो कि आज की डेट में, इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा,
दुनिया भर में आज की डेट में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन अगर कहीं पर है तो वह है अफ्रीका के अंदर में। और अफ्रीका के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा 1.4 बिलियन लोग हैं आज की डेट में। पर लेकिन दुर्भाग्य वाली बात क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसकी जीडीपी ओनली 3 ट्रिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि अकेले हमारे देश के इक्विवेलेंट है लगभग। पूरी अफ्रीकन यूनियन की बात बता रहा हूं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है काम करना इस पर्टिकुलर एरिया में, जिसके चलते बार बार यहाँ पर ये बात की जाती है। जो फिलहाल अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया, अजाली, जो यहाँ पर अजाली आसवानी, तो यहाँ पर ये कोमरोज, जो कि मैंने अभी आप लोगों को मैप में भी दिखाया था, कंट्री खासकर इंडियन ओशियन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखें यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों यहाँ पर कंट्री है, बेसिकली ये पर्टिकुलर लीडर यहाँ से निकल कर आते हैं। तो अब आप लोगों से यहाँ पर इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ में लोकेशन के बारे में बता दिया। लोकेशन के साथ साथ में अगर आप लोगों से कोई अफ्रीकन यूनियन के बारे में पूछे तो उसके बारे में भी आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन है। G20 के लीडर के बारे में भी आप लोगों को बता दिया, G20 की नेक्स्ट मीटिंग जो है वो कहां पर हो सकती है उसके बारे में बता दिया। तो ये सारी वो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। और यहाँ पर वासुदेव कुटुंबकम वर्ल्ड को हम लोग जो वन फैमिली की बात कर रहे हैं, ये हमारा नारा बेसिकली G20 को लेकर चला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कि अगर आप लोग बात करें, कल सबसे पहले बात यही बोली जा रही थी कि अफ्रीकन यूनियन को जो है वो G20 ज्वाइन करा दो, तो भाई साहब ज्वाइन करा दिया। पर उसी के साथ में एक मुद्दा यहाँ पर था कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और इसी मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज आती है वो आती है ब्लैक सी से निकलकर। आप लोगों को हालांकि थोड़ा सा जिक्र मैंने इसके बारे में पहले भी किया था। देखिए, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई आज की नहीं है। G8 पहले कंट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। G8 जो कंट्री था उसमें रसिया भी हुआ करता था, पर लेकिन G8 में से यहां पर रसिया को निकाल कर बाहर कर दिया, तो ये देश जो है वो G7 रह गया। और ये जो देश जो G7 रह गए, इन्होंने इसीलिए रसिया को निकाला था। क्यों? 2014 में यहां पर ये जो क्रीमिया वाला मुद्दा था, 2014 में ये क्रीमिया यूक्रेन के अंडर रहा करता था, पर लेकिन रसिया ने इसको हथिया लिया। इसकी वजह से रसिया को दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया कि किसी देश का पार्ट जो है उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो रसिया इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन देता है? रसिया इसके लिए अच्छी एक्सप्लेनेशन देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि रसिया बोलता है कि पूरा का पूरा यूक्रेन जो था वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अभी यूक्रेन जो है अलग हो गया, तो एक तरीके से जो मेरा ही पार्ट था उसमें से मैंने अपना थोड़ा सा पार्ट ले लिया, तो क्या बिगड़ गया? रसिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रसिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस ये कि ये एक ऐसा लोता एरिया है जो कि यहां पर पानी जो है वो बर्फ नहीं जमता है। वरना रसिया एक इतना ठंडा इलाका है जहां मैक्सिमम टाइम जो है वो बर्फ जमा रहता है, और उसको दुनिया भर के साथ में अगर व्यापार करना है तो ये ब्लैक सी जो है ये इसके लिए एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि क्या है, एक तरीके से कोहिनूर का हीरा है जहां से दुनिया भर के साथ में कनेक्ट हो सकता है। तो ब्लैक सी के थ्रू यहां पर दुनिया भर में आज की डेट में जो ग्रेन है या मोटा अनाज है वो काफी लार्ज स्केल पर रसिया और यूक्रेन यहां पर एक्सपोर्ट करते थे। पर रिसेंटली जब से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो यहां पर दिक्कतें काफी ज्यादा हो गई, इसकी वजह से वो एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन जो है वो मिलकर, यूएस से मिलकर, इसके साथ में कई और देश मिलकर उन्होंने यूएन के अंदर बोला कि यार एटलीस्ट यहां पर गेहूं अनाज तो मिलता रहना चाहिए ना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी काफी हद तक यहां पर इनके ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। पर लेकिन अभी क्या हुआ, इसकी वजह से यहां पर आना जाना रुक गया। क्यों? क्योंकि रसिया ने बोला अगर यहां से अनाज बाहर लेकर जाओगे तो उनको सबको हम लोग बम से उड़ा देंगे। रीजन क्या है, रसिया ने ऐसा क्या बोला? क्योंकि यूक्रेन गेहूं बेच रहा था दुनिया को, और गेहूं बेचकर वहां से जो पैसा आ रहा था उससे फिर ये हथियार खरीद के खुद यहां पर रसिया के ऊपर फिर उससे अटैक करा रहा था। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। रसिया के साथ में फूड ग्रेन इनिशिएटिव की बात यहां पर की गई थी। तो पहले स्टार्टिंग में तो ठीक चला, यहां पर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव बेसिकली बोलते हैं इसको, कि ब्लैक सी के थ्रू होते हुए आप लोग यहां से निकालकर ये जो अनाज वगैरह है ये दुनिया में पहुंचा दो। मेन मुद्दा था अफ्रीका के अंदर में पहुंचाना। अफ्रीका के अंदर में आज की डेट में काफी सारे लोग जो हैं वो भुखमरी का शिकार रहते हैं, और उनके खुद के लीडर ने यहां पर यूएन के अंदर में आकर ये बोला था कि इतने लोग तो भाई साहब कोविड-19 से नहीं मरे थे अफ्रीका के अंदर में जितने रसिया और यूक्रेन की लड़ाई से मर जाएंगे। तो लोग दुनिया परेशान कि यार रसिया और यूक्रेन की लड़ाई कहां और अफ्रीकन यूनियन कहां, ऐसे कैसे मर जाएंगे? तो यहां पर अगर लोकेशन भी आप लोग देखोगे, कहां रसिया और यूक्रेन, ये हो गया यहां पर यूक्रेन और ये हो गया रसिया, ये आपस में लड़ रहे हैं। इससे अफ्रीकन यूनियन कैसे मर जाएगा? तो ये मर जाएगा भूख की वजह से, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर अफ्रीकन यूनियन के अंदर में जो बेसिकली जो गेहूं या फिर अनाज जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा था वो यहां पर इसी पर्टिकुलर जो ग्रुप है यानी कि रसिया और यूक्रेन के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा था, जिसकी वजह से जब से यहां पर लड़ाई हुई सबसे ज्यादा जो
सांस फूल गया, वो अफ्रीकन यूनियन के अंदर लोगों का फूल गया कि खाना नहीं मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर ये फूड ग्रेन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। रसिया ने भी साइन कर दिए, तुर्की जो है मध्यस्थता कर रहा था, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। कुछ तो थोड़ा सा एक तरीके से एक ना कहते कि थोड़ा सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है, दोनों कम से कम इस पर तो राजू है। पर लेकिन जल्दी ही रसिया को यह समझ में आ गया कि ये एक तरीके का भ्रम था कि गरीब लोगों तक गेहूं पहुंचाना, इन रियलिटी में वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंचे गेहूं, वो यहां से गेहूं निकलकर सारे मैक्सिमम जो है वो यूरोपियन देशों तक पहुंचने स्टार्ट हो गए यहां पर, जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिली। और यूरोपियन देश, खासकर यूएसए और यूरोपियन कंट्री ने धड़ाधड़ धड़ल्ले से यूक्रेन को दुनिया भर के हथियार प्रोवाइड कराए, जिससे वो लगातार रशिया के ऊपर अटैक कर रहे थे। आप लोग खुद सोचो, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट हथियार सप्लाई करने वाला देश यूक्रेन से 1 साल से भी ज्यादा लड़ रहा है और वो उसको हरा नहीं पा रहा है। इसके पीछे क्या मतलब है? इसके पीछे तो यही हो गया ना कि कुत्ता भौंक रहा है, उसके पीछे मालिक कोई और खड़ा हुआ है, वरना कुत्ता जो है वो इतना भूखेगा नहीं। ये कुत्ता वर्ड जो है ऐसे पर्टिकुलर उसके हिसाब से यूज नहीं किया मैंने कि यूक्रेन को कुत्ता बोला गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आप लोगों को यहां पर ये सेंस बताना चाह रहा हूं कि कोई भी इंसान जो है बिना बात के तभी उछलेगा जब उसके अंदर कोई दम नहीं है, पर फिर भी वो फुदक रहा है कि उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग क्या लगता है, ये जो नॉर्थ कोरिया इतना कूदता है, इसके अंदर में इतना दम है? पीछे चाइना और रशिया का हाथ रहता है हमेशा, इसकी वजह से यहां पर ये कूद पाता है। पाकिस्तान को देख लो आप लोग, हमेशा कंडीशन क्या रहती है, पहले यूएसए पीछे रहता था तब कूदता था, अब चाइना का हाथ रखा हुआ है तब कूद रहा है। कभी पाकिस्तान ने अपने ऊपर खुद के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस ही नहीं किया। पाक ऑक्युपाइड एरिया में लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब किसी तरीके से इंडिया के अंदर में जाने का मौका दे दो। इतनी बड़ी कंडीशन वहां पर आज के दिन में एक आरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे अंदाजा आप लोग लगाइए। और ये देश है बोल रहा है कि इंडिया का नाम हमको दे दो पाकिस्तान नाम ही नहीं संभल रहा, इतना प्यारा पाक। पाक पाक जो नाम है ना, अपने आप में काफी पाक है, ठीक है। पर लेकिन वही है कि पाक अनुनाक नहीं कहते कि लोगों के इरादे जब नापाक हो तो फिर पाक का क्या कर ले वो लोग। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल दुनिया भर में यही प्रॉब्लम निकल कर आती है। जैसे यूक्रेन अभी अब उसका गलत फायदा उठा रहा था, तो रशिया को गुस्सा आ गया, उन्होंने इस डील को जो है वो रोक दिया। तो इसके चलते यहां पर बार बार जिक्र आ रहा है कि क्यों ना इंडिया जो है इसमें मध्यस्थता कर ले। और यूक्रेन ने बोला भी था रिसेंटली भी कि इंडिया मध्यस्थता यहां पर करवा दे और चीजें नॉर्मल हो जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है। यानी कि इंडिया को लपेटने की कोशिश की जाती है बार बार वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा इसको। और लग रहा था कि रशिया और यूक्रेन की वजह से दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो अडेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत सारी न्यूज एजेंसी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रही थी, पर लेकिन जो सारी की सारी न्यूज एजेंसी थी, उनके जो भी एक तरीके से सोचने समझने की क्षमता थी वो धरी की धरी रह गई जब यहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन को अडेप्ट किया गया सारे के सारे देशों के द्वारा। तो ये अपने ही आप में काफी शानदार इनिशिएटिव यहां पर देखने को मिला। बाकी ब्लैक सी एक ऐसा मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बना देता है जो कि काफी शानदार देखने को मिलेगा। ब्लैक सी से ऊपर आप लोगों को यहां पर सी ऑफ अजोव आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां पर आप लोग नीचे आओगे तो ये ब्लैक सी हो गया। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो सी ऑफ मरमरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको आप लोग यहां पर फिर नीचे आओगे तो एजेनियन सी, और यहां से कनेक्टिविटी बनती है मेडिटेरेनियन सी के साथ में, और फिर दुनिया के साथ में आप लोगों की कनेक्टिविटी बन जाती है जब यहां से निकलकर आप लोग जाते हो। तो यही वो रीजन है जिसके ऊपर रसिया अपना कब्जा जमाना चाहता है ताकि वो दुनिया के साथ में कनेक्ट रहे। क्योंकि अगर ये छिन गया तो फिर रसिया जो है वो एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि हथियार होते होते भी फिर भी उसको चला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर अपना सामान नहीं पहुंचा पाएगा, कहीं से सामान नहीं मंगा पाएगा। तो ये समझ सकते हैं यूक्रेन के अंदर में इतनी दिक्कतें देखने को मिली कि हमारे द्वारा एक इनिशिएटिव तक स्टार्ट करा दिया गया, ऑपरेशन गंगा, याद होगा 2022 में यूक्रेन के अंदर से अपने इंडियन कम्युनिटी के जो स्टूडेंट थे, खासकर जो लोग थे, उनको निकालने के लिए यहां पर ये चलाया गया था। ये ऐसे ऑपरेशन है, सारे एक ही स्लाइड में डाल दिए ताकि आप लोग कोई दिक्कत न देखने को मिले। तो वंदे भारत ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये इवैक्यूएशन फ्रॉम द ब्रसेल्स, तो 2022, 20, 20, 16, 15, 15, 16, 2000, ये 1990। तो जहां जहां दोनों भी ऑपरेशन चलाए गए, एक यहाँ था ऑपरेशन था यहाँ पर ये, ठीक है, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लीबिया से। तो सारे के सारे आप लोगों को एक स्लाइड में प्रोवाइड करा दिए हैं। कभी भी अगर मैच करने के लिए आ जाए तो आप लोगों को अब इसको लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें आप लोग समझ सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं रेगुलरली, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अफ्रीकन यूनियन जो है इंक्लूड हुआ, आप लोग कैसा लग रहा है सुनकर? इससे सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है जो मुझे पर्सनली फील हुई? अफ्रीका के अंदर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना का है, ठीक है। पर लेकिन अफ्रीका के लोगों के लिए जो इज्जत हमारे लिए है वो चाइना के लिए कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमेशा वहां पर जाकर जो है हमेशा से वहां पर रिसोर्सेज निकालते हैं। इवन कई बार तो अपने लोगों को ले जाते हैं वहां पर रिसोर्सेज निकालने के लिए, और रिसोर्सेज निकालकर वहां पर उनको
उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल वो एक तरीके से सोने को जो है लोहे के भाव में निकाल कर ले गए। ऐसी कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। और इंडिया जो है वहाँ पर डेवलपमेंट करता है, वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर लोगों की एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी उनकी एक तरीके से एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग रीजन में इंडिया के द्वारा काम किए गए। सेम जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा पास्ट में, इवन उनकी पार्लियामेंट तक बनाई, डैम बनाए, रोड बनाई, एजुकेशन के लिए काम किया, हेल्थ के लिए काम किया, मेडिसिन प्रोवाइड कराई। सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर में मेडिकल टूरिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है। और अफ्रीका से बहुत सारे लोग जो है हमारे देश के अंदर में इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए विजिट करते हुए नजर आते हैं। तो हमारा एक रेस्पेक्ट का लेवल अफ्रीका के साथ में नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। और जब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है हमारी जो हिस्ट्री है, खासकर दोनों कहीं ना कहीं इंडिया और अफ्रीका जो है कॉलोनियल एरा को झेल चुके हैं। तो ये भी आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और इसी के साथ में आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी के साथ में साउथ अफ्रीका कनेक्शन काफी अच्छा है। तो वो भी आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें देख ली, अफ्रीकन यूनियन भी देख लिया, G20 भी देख ली, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिया, फूड ग्रेन इनिशिएटिव भी देख लिया, यहाँ पर सारी बातें आप लोगों को बता दी। इसी के साथ में ब्लैक सी भी देख लिया। एक ये रास्ता और आप लोग यहाँ पर देखिए, अभी इंडिया जो है यहाँ पर इसको प्रपोज कर रहा है, कहीं ना कहीं इससे चाइना को मिर्ची लग रही है। इंडिया कनेक्टिविटी के अलग अलग रीजन ढूंढ रहे हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसकी BRI बोलते हैं, वो चाइना का है। इसी के चलते इंडिया कई सारे ऑल्टरनेटिव यहाँ पर आज की डेट में अपने लेकर चल रहा है। तो यूरोप के साथ में डायरेक्ट कनेक्टिविटी का मुंबई से, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कलेक्शन की बात भी यहाँ पर की गई रिसेंटली अभी। तो यहाँ पर चाइना जो चाह रहा था कि जो अफ्रीकन जो, देखिए चाइना बेसिकली सबसे पहले तो यही चाह रहा था कि जो G20 की मीटिंग है उसका डिक्लेरेशन अडॉप्ट ना हो, वरना चाइना के प्रेसिडेंट का न आने का कोई मतलब बनता नहीं था। वो इसको फेल कराना चाहता था इंसान। ठीक है, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सही, कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये कमी फील ही नहीं हुई कि चाइना फूफा जी आए नहीं कि नहीं आए। बोले कहते कई बार फूफा जी मौसा जी रूठ जाते हैं शादी में कि हम नहीं आएंगे हमारी इज्जत नहीं होती है वहां पर तो लगता है कि भैया गड़बड़ रहेगी यार, कमी खलती। ऐसी कोई कमी नहीं खली भाई साहब, मतलब शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया पूरी मीटिंग को। तो काफी अच्छा रहा, शानदार तरीके से डिक्लेरेशन कर उन्हें कहते कि हंसते हंसते सब निकल गए। तो हंसते हंसते निकल गए सारे, उठा के अपने बस्ते शानदार तरीके से। तो काफी अच्छा ये मीटिंग वगैरह सारी कुछ देखने को मिली। ठीक है, तो इसी के बाद इसी के नाम पर इंडिया के द्वारा G20 की मीटिंग जो है आधे से ज्यादा सक्सेस बना दी गई है। रही सही कसर जो है आज निकाल देंगे, है कि नहीं चलिए, जो भी अपडेट्स होगी आगे आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। कैसा लगा ये टॉपिक जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, लाइक या फिर डिसलाइक कर दोनों ही ऑप्शन है आप लोगों के पास में। आजादी है तो उसका फायदा उठाना, 1 सेकंड लगती है, लाइक या डिसलाइक कर जरूर बताना। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई सारे बच्चे कल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप या फिर नोट्स जो है वो अब आप लोग बेसिकली ज्वाइन नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है? रीज़न है गूगल की पॉलिसी प्ले स्टोर को लेकर, क्योंकि पहले आप लोगों को यहाँ पर ये नोट्स वाला और बेसिकली आंसर राइटिंग वाला सेक्शन दिखाई देता था, पर अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कल से वो गायब है। उसके पीछे बेसिक रीज़न यहाँ पर ये है कि यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी जो है वो अपडेट की गई है। अब आप लोग एप्लीकेशन से किसी दूसरे एप्लीकेशन पर शिफ्ट नहीं कर सकते ऑडियंस को, और खासकर जहाँ पर पेमेंट प्रोसीजर इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा करोगे तो गूगल प्ले स्टोर से प्ले जो यहाँ पर बेसिकली एप्लीकेशन है वो रिमूव कर दिया जाएगा। ये हालांकि पॉलिसी जो है 2-3 दिन से चली हुई आ रही थी, पर लेकिन कल जो है वो एप्लीकेशन वालों ने बेसिकली बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल नहीं कहते, एक सतर्क बोल दिया कि सर एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो इसलिए यहाँ से इसको हटा दीजिए। क्योंकि ये जो भी बड़े बड़े एप्लीकेशन है पूरे देश के अंदर में, सबको ये बात बोल दी है कि कोई भी लिंक जो है वो एप्लीकेशन पर नहीं डाला जाएगा आज के बाद में। यूट्यूब का लिंक डाला जाएगा क्योंकि यूट्यूब जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, और या फिर अमेजन का लिंक डाला जा सकता है। इसके अलावा किसी भी लिंक को जो है वो अलाउ नहीं किया गया है। तो क्या करें अब? आंसर राइटिंग ग्रुप या फिर यहाँ पर जो नोट्स हैं, जो क्लास चलती हैं यूपीएससी की एप्लीकेशन के ऊपर, उसके नोट्स आप लोगों को चाहिए। तो इसके लिए अब आप लोगों को क्या करना है? तो अब एक ही ऑप्शन है आप लोगों के पास में, और इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि हड़बड़ मत मचाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट में एकदम आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इसको स्कैन करना है। इसको बेसिकली स्कैन कोड है यहाँ पर, ये जैसे स्कैन करेंगे और आप लोग का ये पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर, ये नंबर है 8076659165, इस पर आप लोगों को व्हाट्सएप सेंड कर देना है। और व्हाट्सएप सेंड करने के बाद में लिख देना कि नोट्स चाहिए या फिर आंसर राइटिंग चाहिए। तो ये आप लोग वहां पर मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये मेंशन करोगे, उधर से आप लोगों के पास में कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपको पूरा प्रोसीजर जो है बता दिया जाएगा कैसे आप लोग इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये ओनली एंड ओनली जो प्रोसीजर होगा वो इसी के थ्रू होगा, एप्लीकेशन के थ्रू नहीं होगा।
ये गूगल की नई पॉलिसी की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कल इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी डलवाया था, पर लेकिन अब इसको तसल्ली बता रहा हूँ, तो इसको लेकर कुछ भी कंफ्यूजन अब माइंड में नहीं होना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सेंड करने के बाद में लगभग 24 घंटे वेट करना होगा। जो भी बच्चे आएंगे, जो फर्स्ट आएगा उसको पहले प्रोवाइड कराया जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में। तो फर्स्ट अब फर्स्ट विशेष वाली बात रहेगी, तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना है। यहाँ पर रेगुलरली आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके मॉडल आंसर आप लोगों को देखने को मिलते हैं आंसर राइटिंग ग्रुप के अंदर में, और यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं उसके नोट्स और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब अकेला क्या है यहाँ पर, ये है, फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन के थ्रू अब आप लोग नहीं जा पाएंगे, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी आप लोग वहां पर परेशान रहो। ओके दोस्तों, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं, एक सीधी सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अगर देश को आगे लेकर चलना है तो लड़का और लड़की को अगर इक्वल ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दें, खासकर जब उनको हम लोग बात करते हैं एक एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, तो देश अपने आप जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हमारे देश के अंदर में यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दें, तो रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। और ये रिसेंटली अभी यहाँ पर देखने को मिला, बेसिकली G20 की अलग अलग जो मीटिंग हमारे देश के अंदर में हुई, पूरे देश के अंदर में, अलग अलग राज्य के अंदर में, तो ये काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिला। तो इसी के ऊपर यहाँ पर बोला गया कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं झलकता हुआ यहाँ पर नजर आया G20 की मीटिंग को लेकर। खासकर अपोजिशन जो रूल स्टेट है वहाँ पर भी शानदार तरीके से यहाँ पर G20 की मीटिंग जो है वो होती हुई यहाँ पर नजर आई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यहाँ पर जिक्र किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पर देखने को मिला। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देखोगे लगभग 220 से अधिक बैठक हुई, लगभग 60 से ज़्यादा शहर के अंदर में G20 की अलग अलग लेवल पर, और ये तभी पॉसिबल है जबकि सब मिलकर यहाँ पर इसको सपोर्ट करें। तो ये काफ़ी शानदार एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हिंदी में आप लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक तरीका संघवाद के ढांचे की तरीके से आप लोग देखते हैं। संघ क्या होता है, जहां पर मिलकर काम करते हैं कई सारे लोग, ठीक है। जैसे मैं आज मैं बोलने लगूं कि हर एक बच्चा जो है वो आज जाकर अपने घर पर एटलीस्ट वो कोशिश करेगा कि अपने मम्मी पापा को कुछ इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराए कि उनको लगे कि उन्होंने अच्छे बच्चे पैदा किए। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को फील कराना है अपने वालों को, अपने घर वालों को, कि आप लोग रेस्पॉन्सिबल हो गए हो। तो वो कैसे फील कराते हैं, कई सारे तरीके हैं। मतलब उनके काम में आप लोग हाथ बटा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, अपने घर वालों के उठने से पहले आप लोग अगर घर पे उठकर अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर लें, अपनी एक्सरसाइज वाला निपटा लें, तो उनको लगने लगता है। और ये बात खुद मैंने फील की है, इवन ये बात आसपास में मैंने खुद ने देखी है। जब ये चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट की थी तो कहीं ना कहीं घर वाले आप लोग को इज्जत देना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग देखना ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक, और इससे चीज़ें भी अच्छी हुई बढ़ती आप लोगों को नजर आएंगी। तो कोऑपरेटिव वे में जब काम होता है तो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट जो है वो दोनों तरफ से आप लोगों को निकलती हुई नजर आती है। तो सेंटर स्टेट की जो रेस्पेक्ट है वो कहाँ से निकल कर आ रही है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखी हुई है भाई साहब ऐसी बातें सारी, ये अलग अलग जगह लिखी हुई है। अगर आप लोगों को कल को बोल दूं मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में लिखने के लिए कुछ आप लोगों को लिखना है, तो एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहां पर दे पाओगे। किसकी हेल्प से ये दे पाओगे आप लोग, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की हेल्प से। संविधान के अंदर हमारे संविधान निर्माता ये बात बखूबी जानते थे कि अगर चाहते हैं देश को सही डायरेक्शन में लेकर चलना तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर है उसके बीच में थोड़ा सा ढंग से डिवीजन करना पड़ेगा ताकि मिलकर आगे बढ़ सके। एक गाड़ी आगे तभी बढ़ेगी जब चारों पहिया जो हैं वो एक साथ में बढ़ेंगे। अगर चारों में से एक भी पहिया में पंचर हो गया या फिर कोई और दिक्कत होगी तो भाई साहब गड्डी वहीं पर ही रुक जानी है। तो यही बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण आप लोग बोल सकते हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर जो संविधान के रिलेटेड जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इसी से यहां पर ये पूरा मुद्दा आप लोगों को झलकता हुआ नजर आता है। आर्टिकल 54 यानी कि अनुच्छेद 54 जो है यानी कि 54, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्टली आप लोग देखोगे स्टेट का पार्टिसिपेशन मांगता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर के बारे में बात की जाती है, प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग कई बार पढ़ा है नहीं। अगर आप लोग को चीजें याद आती हैं, पॉलिटी के सारे लेक्चर जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आप लोगों के लिए है। कोई भी लेक्चर में डाउट होता है तो जाकर उसको बेसिकली सर्च कर लो, लिखकर बाय वीर, वो लेक्चर आप लोगों के सामने आ जाएगा और सारे चक्षु आप लोग खुल जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, ठीक है। इसी के साथ में आर्टिकल 80 वो प्रोवाइड कराता है काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टेट इन द यूनियन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंदर में। आर्टिकल 80 से बात निकल कर आती है।
आर्टिकल 246 ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 246 ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये है शेड्यूल 7 के अंदर में। आप लोगों को पता है अलग अलग सब्जेक्ट है कि ये स्टेट लिस्ट हो गई, ये यूनियन लिस्ट हो गई, ये कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, तो वो यहाँ पर निकल कर आता है एक प्रॉपर डिवीजन जो आप लोगों को देखने को मिलता है ना, भाई साहब इसको इतना काम करना है, इसको कितना है, वो जो लिस्ट मेंशन की गई है वो आर्टिकल 246 में। तो स्टार लगा लेना इसके ऊपर तो, क्योंकि इतना ज्यादा ही न्यूज में आपकी बार जिसकी कुछ हद नहीं है। आर्टिकल 262 ये बेसिकली पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। इवन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का केस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, टीएन कावेरी जो यहां पर इसके नाम पर ही है, यहां पर ये ठीक है, टीएन कावेरी जो संगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 का केस है यहाँ पर ये ठीक है। जब यहाँ पर ट्रिब्यूनल के आदमी चीजें आगे बढ़ती हैं, हालांकि डायरेक्टली अगर देखा जाए तो आर्टिकल 263 क्या बोलता है, ये बोलता है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो स्टेब्लिश किए जाएंगे और मैक्सिमम टाइम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने से मना भी किया जाता है। पर लेकिन बात मुद्दा ये ना कि तुम ठीक है सोल्यूशन निकालो, पर तुम्हारे सोल्यूशन से कोई सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को आने पड़ेगा ना। तो ऐसे मुद्दे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि बैलेंस बनाने की बात की जाती है। ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है जब सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में कोई मुद्दा निकल कर आता है, तो एक साइड में सेंटर और दूसरी साइड में स्टेट और मिलकर काम करने के लिए क्या क्या है आप लोगों को पता है। यहां पर इंटर स्टेट कमीशन की बात की जाती है, जोनल काउंसिल की बात की जाती है, नीति आयोग। पहले जो प्लानिंग कमीशन था ना, ये माना जाता था कि सब कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, उसके अंगूठे के नीचे सब कुछ रखा हुआ है। पर जब से यहां पर आ गया नीति आयोग, अब लगता है कि कुछ अपनापन सा फील होता है, ठीक है, तो मिलकर काम करते हैं। इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट के लिए एक्ट लेकर आ गया 1956 में, ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मींस संघवाद का ढांचा जो है ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे संविधान के लिए, इसलिए हमारे संविधान को क्वाज़ाई फेडरल कहते हैं। आप लोगों ने सुना क्वाज़ाई फेडरल शब्द जो हमारे संविधान के लिए यूज किया जाता है, किस इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा यूज किया गया, ये लक्ष्मीकांत की किताब में डायरेक्ट मेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। तो ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है ये बाकायदा समझाया गया कि लोगों ने जब हमारे संविधान की स्टडी की, उसको पढ़ा, तो उनको ये समझ में नहीं आया ये संविधान कैसा है, यानी कि यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब सारी पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है, या फिर ये कंप्लीटली फेडरल है। फेडरल मतलब जैसे यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राज्य बिल्कुल अपनी पावर के साथ में भाई साहब दादागिरी दिखाते हैं। सेंटर ने कुछ बोल दिया ना, तू बोल ले, तुझे जो बोलना है, हम अपने एरिया में वही करेंगे जो हमारा मन है। याद है ना डोनाल्ड, मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करेंगे भाई साहब अपने देश के अंदर में। राज्य ने बोल दिया, कई सारों ने आगे आके हम करेंगे, तुमको जो करना है कर लो, ठीक है। ये हमारे देश के अंदर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सारी की सारी पावर जो है वो आप लोग को यूनियन यानी कि सेंटर के हाथ में देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे देश के अंदर में। डिफेंस के बारे में बात करें, सिटीजनशिप के बारे में बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर सेंटर अपने हाथ में पावर रखती है, स्टेट के हाथ में इसको लेकर कोई पावर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन ऐसा यूएसए के अंदर नहीं है, तो इसलिए वहां पर कंप्लीट फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, यानी कि संघवाद का ढांचा। तो इसलिए कई सारे लोग बोलते थे कि यार ये बता दो कैसा है ये देश, इसका संविधान कैसा है, ना तो हम लोग को यूनिटरी लग रहा है ना हमारा फेडरल लग रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने बोला कि ये क्वाज़ाई फेडरल है। तो क्वाज़ाई फेडरल मतलब यानी कि आधा फेडरल और आधा यूनिटरी, जब मन करता है तो फेडरल बन जाता है और जब मन करता है तो यूनिटरी बन जाता है। तो ऐसी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के द्वारा बोली गई जब हमारे संविधान का एनालिसिस किया, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछे आप लोगों से जा चुके हैं, तो इसलिए अपने संविधान के बारे में याद रखिए, बड़ा ही प्यारा संविधान है यार, शायद ही दुनिया में कोई संविधान इतना प्यारा होगा। हालांकि अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं हमारा संविधान हमको अच्छा लगता है, पर इसका ये नहीं कि हमारा संविधान हमको अच्छा लगता है, हमने बनाए ऐसे है यार। दुनिया भर के जो संविधान के अंदर अच्छी अच्छी चीजें थी वो सारी उठाकर हम लोगों ने अपने संविधान के अंदर में इंक्लूड की है, ताकि हमारे देश के लोगों यानी कि सिटीजन के हिसाब से उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। इसलिए हमारा संविधान इतना प्यारा संविधान कहलाता है। अच्छा, कुछ बात मैं आप लोगों को बता दूं, कभी आप फिर बोलो कि सर आपने तो पढ़ाया था गलत सलत पढ़ा दिया हमें, ठीक है। कई सारे बच्चे कई बार दिक्कत में आ जाते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली उसके पीछे की एसेंस नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं स्टार लगाकर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना, यहाँ पर ये जो मैंने आर्टिकल आप लोगों को बताए कई सारे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, इंटर में ही पूछ लिया आप लोगों से डायरेक्टली, अच्छा ये बताओ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा हुआ है। आप लोग तुरंत हो जाओगे, आर्टिकल 54 में भी है, आर्टिकल 80 में भी है, आर्टिकल 246 में भी है, आर्टिकल 262 में भी है, आर्टिकल 263 में भी है। वीर सर ने पढ़ाया बड़े चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों को
ऐसा ही कुछ होगा ना। ये सारी की सारी बातें गलत है। क्या सर गलत पढ़ा रहे थे अब तक? गलत नहीं पढ़ा रहा था मैं तो सही पढ़ा रहा था। अब समझने वाली बात आ गई, थोड़ा सा डिटेल में जाके वो क्या है वो समझा देता हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे संविधान के अंदर में एक तरीके से झलकता है कि हाँ ऐसा कुछ है, पर शब्द जो है ना वो कहीं भी पूरे संविधान में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को नजर नहीं आएगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसे है कि चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे संविधान में ऑलरेडी झलकती है वो चीज। जैसे हमारे संविधान के अंदर में हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता हूं, चलिए। हमारे संविधान के बारे में हम लोग बात करते हैं, किस चीज के बारे में? अरे आया नहीं, नई स्लाइड लिंक थी भैया, कैसन नहीं दे रहे हो भैया, बता दो यार, एक सेकेंड। ये हो गया, न्यू स्लाइड कहाँ है? ब्लैंक स्लाइड नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोग ध्यान से देखोगे और इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आज की डेट में हमारे संविधान के अंदर में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड किया गया प्रीएम्बल के अंदर में। ये शब्द ऐड किया गया, कब ऐड किया गया? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में ऐड किया गया। ये 1976 में कब? जब 1975 से लेके 1977 तक हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो क्या इससे पहले हमारे देश के अंदर में सेक्युलरिज्म जो शब्द वो नहीं झलकता था? आप लोग खुद देख लो। अगर पार्ट 3 के अंदर में आप लोग जाओगे तो आप लोग को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, जिनको आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हो। इसके अंदर में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा जाकर आप लोग झांकोगे ना तो आप लोग को आर्टिकल देखने को मिलेगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, यानी कि 4 आर्टिकल हैं। ये 4 आर्टिकल अपने आप में चीख चीख कर बताते हैं कि हमारा संविधान जो है वो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। तो ये लिख देना कि भाई साहब सेक्युलरिज्म शब्द हम लोगों ने ऐड कर दिया, इसकी वजह से हमारा संविधान सेक्युलर हो गया है। तो इसलिए यहां पर कई सारे लोग बोलते थे कि क्या उससे पहले हमारा संविधान सेक्युलर नहीं था भाई साहब। सब रिलीजन को इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट में दिया गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करना, बाबा दादी नाना नानी की रेस्पेक्ट करना, ये आप लोगों को किसी किताब में लिख कर नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों को ये करना है। ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने जिस सोसाइटी समाज के जिस सिस्टम में हम लोग रहते हैं वहीं से हम लोग को ये एक तरीके से आप लोग बोलते हैं ये हमको वरदान मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। एक तरीके से यानी कि सोसाइटी की एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक नीति जो चली हुई आ रही है उसी से हम लोग को सीखने को मिल जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म झलकता है उन पर्टिकुलर आर्टिकल से, लिखा हुआ नहीं कहीं पर कि हाँ ऐसा कुछ है। तो ये बात आप लोग माइंड में क्लियर कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे चल चलकर कई बार बता दिया, जैसे कि 1977 में सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोऑपरेटिव्स के बारे में बात कर दी कि भाई साहब हाँ ये कॉन्सेप्ट आप लोग को आगे लेकर चलना है। इसी के साथ में फिर आगे चलकर सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई 1988 में इसने सेंटर और स्टेट के रिलेशन के अंदर में जब बात की तो कोऑपरेटिव जो वर्ड है इसको काफी अच्छे से इनके द्वारा सपोर्ट किया गया कि मिलजुल कर ही मॉडल आगे बढ़ेगा। इसलिए सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में सबसे बेहतरीन अगर कोई कमीशन है तो वो है सरकारिया कमीशन। ठीक है, सब आप बोलोगे सर पुंची कमीशन भी तो है। पुंची कमीशन बताइए चलिए कब आया, देखता हूं किस किस को याद है पुंची कमीशन के बारे में। ये सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में जाकर सर्च करना, वीडियो है बेसिकली पॉलिटी की ही, उसमें तसल्ली में सारे बता रखे हैं कौन कौन से कमीशन आए हैं सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में। पुंची कमीशन से भी ज्यादा अच्छा और फेमस मैंने सरकारिया कमीशन को क्यों बताया, क्योंकि सरकारिया कमीशन जो आप लोगों का आया था ये आया था बेसिकली 1988 में। इसके बाद में इसी में से निकालकर जो एमएम पुंची साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट के अंदर में लिखा कि मैक्सिमम चीजें जो हैं मैंने सरकारिया कमीशन से उठाई है। तो उसके अंदर सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन की गई थी, बस इन्होंने थोड़ा सा और डीपली जाकर उसको एक्सप्लेन कर दिया उन्हीं चीजों को जो वहां पर की गई थी, उन्हें थोड़ा सा अलग अलग बता देना। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन का काम इनके द्वारा किया गया और 2007 में ये पर्टिकुलर कमीशन जो है ये आप लोगों के सामने रखा गया और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनके नाम पर ये कमीशन बनाया गया। तो वो चीजों को अच्छे से समझते भी थे, ऐसी भी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, तो कंफ्यूजिया ना कतई नहीं है। अगर पूछा जाए आप लोगों से क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे देश के अंदर में इसकी प्रैक्टिस हो रही है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट शेड्यूल 7 के अंदर में क्या है, अलग अलग तरीके से लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। जुडिशरी के अंदर में हालांकि आप लोगों को ज्यादा ये देखने को नहीं मिलता है।
अगर बात करें तो जुडिशरी हमारे देश के अंदर में यूनिटरी है, अगर वैसे आप लोग देखकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर है यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर कि यहाँ पर अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो इसको ढंग से सुना जा सके, ठीक है। इसी के साथ में कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। पॉलिटिकली भी अगर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में कि लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। इवन अगर बात करें जीएसटी के बारे में, आप लोगों को सबको पता है जीएसटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो आधी रात को जीएसटी इंप्लीमेंट किया था हम लोगों ने कि वन नेशन वन मार्केट होनी चाहिए। तो एक बात आप लोग याद रखना, जीएसटी काउंसिल का इंप्लीमेंट होना एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। अगर कुछ लिखने के लिए आए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, आप लोगों ने जीएसटी का उदाहरण दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि बड़े ही शानदार तरीके से एग्जामिनर बोलेगा कि हाँ बच्चा समझ रहा है। कुछ और अगर बात करें इंस्टीट्यूशन के बारे में, नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, सबका साथ सबका विकास, ये क्या है? इनको ध्यान से अगर देखोगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जीते जागते उदाहरण हैं ये आप लोगों के सामने। तो इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की वजह से G20 की जो मीटिंग है वो इतनी ज्यादा सक्सेस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। तो G20 के बैकग्राउंड में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। और क्वेश्चन क्या यहाँ से बने हैं अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 2020 के अंदर में। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि G20 के जो मेंबर हैं इनमें से कौन से हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। चलिए क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। 2017 में अगर बात करें फीचर ऑफ द इंडियन जो फेडरलिज्म के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया, इसको आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है रियलिटी में यहाँ पर कि नोट द फीचर बात की जा रही है बेसिकली, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से आप लोग पढ़ोगे, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फीचरिंग द यूनिट्स हैव बीन गिवन द अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्य सभा। अगर बात करें अलग अलग स्टेट की बात की जा रही है, इट इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरल यूनिट। ये लास्ट वाली लाइन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि यहां पर ये क्या बोला गया कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो ये लास्ट वाली क्या है, ये हमारे देश का फेडरलिज्म नहीं है, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का फेडरलिज्म, जिसमें एक एग्रीमेंट के थ्रू सारे स्टेट जो हैं वो यूनियन के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर ये। तो ये बात आप लोग ध्यान से रखिएगा, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसी की वजह से सारी चीजें बैलेंस चल पाती है, वरना जुडिशरी अगर यहाँ पर सेंट्रल के कंट्रोल में आ जाए तो कुछ ना चले। और यहाँ पर इसीलिए हमारे दुनिया देश के अंदर में देखने को मिलेगा कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई स्टेट को कोई अधिकार ही नहीं है भाई साहब तुम छूट कर जा सको यहाँ से और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। ये एक ऐसा रिश्ता है, ये एक ऐसी शादी है जिसमें डाइवोर्स नहीं होता है, ठीक है। हमारे देश के अंदर में जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है और जो स्टेट जो भी जुड़कर आगे हैं वो कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। तो ये खूबसूरती है हमारे देश के इस पर्टिकुलर सिस्टम की। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन G20 के बारे में फिर से कि G20 के अंदर 20 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, 85% जो आप लोगों यहाँ पर वर्ल्ड की जीडीपी और 2/3 पॉपुलेशन। देयर इज नो परमानेंट स्टाफ जो G20 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अब तो रट गया होगा कि भाई साहब G20 के अंदर में 20 देश नहीं है, 19 देश हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। बाकी एक प्यारा सा क्वेश्चन, इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने चीजों को कितने अच्छे से समझा है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में क्या समझते हैं? और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ये बोलता है कि इज द ओनली डेमोक्रेटिक वे फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेंटर और स्टेट के साथ में जो इंटरेक्शन होता है उसमें किस तरीके से दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उसका बेस्ट उदाहरण है। अगर इसको ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो मिलकर काम करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये अपने ही आप में काफी बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है कि ये क्या है। इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट का केस और किस तरीके से हमारे देश के अंदर में इवन एग्जांपल अगर आप लोग दे देंगे कि G20 को सक्सेस बनाना या GST को इंप्लीमेंट करना या फिर हमारे देश के अंदर में नीति आयोग का सिस्टम जो काम करता है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बड़े ही प्यारे से उदाहरण आप लोग को देखने को मिलते हैं। बाकी इतना कुछ आप लोगों को पढ़ाया गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। इसको एक पर्टिकुलर लिमिटेड शब्द में कैसे आप लोगों को घेरना है, इसके लिए अगर आप लोगों को चाहिए कि एक मॉडल आंसर आप लोगों के सामने हो तो ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का। बेसिकली वहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में मॉडल आंसर जो है वो एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा शेयर किए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। ऐसे लोग आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे।
इसके लिए जस्ट एक पेमेंट आप लोगों को करना है। ये कोई नहीं है कि बस एक बार ही आप लोगों को इसको पेमेंट को करना है, ऐसा नहीं कि बार बार करना है। और ये लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा। पेमेंट कर आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ये यहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस पर्टिकुलर ग्रुप का लिंक वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। पर लेकिन अब थोड़ा सा वेट कर लेना, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि रीज़न ये है पहले यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोग ज्वाइन कर पा रहे थे, अब यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। एक अकेला मीडियम ये बच गया है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। एप्लीकेशन के थ्रू अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल की जो पॉलिसी है उसकी वजह से यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिली। तो लिख देना, अगर जो क्लास चल रही है एप्लीकेशन पर उसके नोट्स चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, या फिर आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो जिसके लिए भी आप लोगों ने पेमेंट किया होगा उसके नीचे लिख देना स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद में इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर में 8076659165 ये लिख लेना। ये पर्टिकुलर ग्रुप कॉल मत करना, बस यहाँ पर आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देना, आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया जाएगा विदिन 24 आवर, ठीक है दोस्तों। ये एक छोटा सा आर्टिकल है पर इंटरेस्टिंग है। ये आप लोगों की आदत के बारे में आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों की आदत कैसी है, उसके ऊपर एनालिसिस किया गया। मतलब आप लोगों की आदत का एनालिसिस कोई और कर रहा है कि आप लोगों की आदत कैसी है। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं रॉयटर इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो यहाँ से डेटा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की गई। इसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया कि आज की डेट में जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ इंडियंस हु कंज्यूम न्यूज़ ऑनलाइन लाइक टू वॉच नॉट टू रीड। मतलब जैसे आपको मैं बोल दूं कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर बैठ के आप लोगों को खुद से पढ़ना है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनसे उनका सर कटता है। उनको ये लगता है कि कोई बैठकर पढ़ा दे, बस बता दे तो जिंदगी जो है वो आसान बन जाए। और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आदत आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग जाकर बैठते हो वहां पर आप लोगों के सामने मिनिमम 100 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और वो 100 क्वेश्चन आप लोगों को रीड करने पड़ते हैं और तब उनका आंसर आप लोगों को देना पड़ता है। पर लेकिन रीडिंग हैबिट जो है वो हमारी जो है काफ़ी डाउन हो चुकी होती है, क्योंकि लेक्चर सुनने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है ना कि पढ़ने के ऊपर। तो एटलीस्ट डेली 1 आर्टिकल आप लोगों को अपने आप से पढ़ना चाहिए, इससे आप लोग की आदत बनी रहेगी। इवन सीसेट के अंदर में जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन आता है वो मैक्सिमम बच्चे जो हैं उसमें फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है इतनी फास्ट वे में पढ़कर उसका आंसर दे देना। पर लेकिन वो आदत तब बनेगी जब आप लोग उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में रखोगे। तो आप लोगों ने देखा होगा बचपन में ना, स्कूल के अंदर में भी न्यूज़पेपर मंगाया करते थे, पढ़कर सुनाओ, वो चीज़ें देखने को मिलती थी। और ये ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हमारे देश की है ओनली, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो कंट्री दिखा रखी है बहुत सारी यहाँ पर, जो अगर देखोगे किस किस कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखें तो डायरेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू या फिर सर्च एग्रीगेटर। तो यहाँ पर डेटा बताया गया कि कैसे कैसे लोग जो हैं वो आज की डेट में न्यूज़ को सुनना पसंद करते हैं, यानी कि डायरेक्टली या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यहाँ पर दोनों का मिक्स कर कर। तो इसमें कंडीशन आप लोगों के सामने हर एक देश की बता रखी है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देखोगे डायरेक्ट वाले काफी कम है, जबकि फिलीपीन में डायरेक्ट वाले सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि जो खुद न्यूज पढ़ना पसंद करते हैं वो आप लोगों को एज कंपेयर टू सुनना। पर हमारे देश के अंदर में ये लगभग 12 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। प्रेफर रीडिंग, प्रेफर वॉचिंग और यहाँ पर लिसनिंग के बारे में डेटा बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये डेटा भी आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है, हमारे देश के बारे में भी यहाँ पर बोला गया। तो ये डेटा है। इसी के साथ में ये इंडिया के अंदर में जो चीजें कंज्यूम की जाती हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, उसका डेटा यहाँ पर दिखाया गया। और इसी के साथ में ये जो चार्टर है, ये चार्टर जो है ये दिखाता है कि कितना ट्रस्ट करते हैं। चार्टर शो द ट्रस्ट इन द न्यूज अमंग द इंडियन कंज्यूमर। तो ट्रस्ट में भी यहाँ पर डेटा जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं है और देख भी रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये चार्ट है, ये एशिया पैसिफिक के अंदर में जो ट्रस्ट है मोस्ट ऑफ द न्यूज वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मतलब कहने का ये है, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं आज बैठकर आप लोगों को लक्ष्मीकांत किताब के 2 चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे क्या करेंगे कि पहले वीडियो देख लो, उसके बाद में जो है वो आप लोग जो है लेक्चर देख लेना, ठीक है। ये फैसिलिटी आप लोगों को मिली है, चलिए अच्छी चीज़ है यहाँ पर, इससे चीज़ें आप लोग की आसान हो गई हैं। पर इन रियलिटी में पहले ये फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती नहीं थी, ठीक है। अब तो आप लोगों के पास में है। जब पहली बार मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी, उससे पहले मैंने पॉलिटी जो है वो लगभग 5 से 6 बार खुद से पढ़ी। उसके बाद में चीज़ें जब मेरी समझ में आना स्टार्ट हुई, उसके बाद में फिर मुझे लगा कि यार इसको पढ़ा देते हैं। और पढ़ाई भी इसलिए नहीं था कि किसी को पढ़ा रहा हूँ मैं इसलिए पढ़ाना है, पढ़ाई भी इसलिए था क्योंकि मुझे अपने एग्जाम देने थे। तो मैंने कहा एक अच्छा सा रिविजन हो जाएगा लास्ट मोमेंट वाला, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में तसल्ली
पर्सनली मैं वो लेक्चर इसलिए मैंने बनाए थे क्योंकि वो मैंने अपने रिवीजन के लिए कि मैंने कहीं भी घूमता फिरूंगा तो मेरी आवाज़ में रिकॉर्डिंग है, उठा के अपने लेक्चर सुन लूंगा। बेसिक पर्पज मेरा ये था जो कि मैं आज बताता हूँ आप लोगों को। पर लेकिन वो इतने पसंद किए गए लोगों के द्वारा कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आप लोगों को पॉलिटी की वीडियो पर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या था, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद था, ठीक है। और कभी कभी वो कहते हैं ना, कई आदत आप लोगों को मार डालती है। देखिए, एक टीचर बनना है, सही बात है कि आप पढ़ लो, पर लेकिन एक स्टूडेंट है ना, उसको एक बैलेंस वे में पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको जीएस के अंदर में अगर बात करें, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, करंट भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, सारी चीज उस बंदे को कवर करनी है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करेंगे, मेरा क्या था, मेरा चक्कर थोड़ा सा उन्हें कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा था। मतलब मैं क्या, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में घुस जाता बस उसमें घुस जाता भाई साहब। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने आप लोग कई बार बताया भी होगा, ऐसी ऐसी भी किताब है जो एक बार बैठकर जो है वो रात को पढ़ने बैठना, मतलब मॉर्निंग में वो खोल ली तो पूरे दिन खत्म करी, फिर शाम को मतलब एक तरीके से फिर मॉर्निंग तक पढ़ दी, खत्म करके सोया उसको। तो ये चीजें कई बार ना इंसान के लिए कई बार नेगेटिव हो जाती है। तो मेरी जो सबसे बड़ी कमी मुझे देखने को मिलती है, एक बैलेंस स्टडी मैंने नहीं की। तो आप लोग को बैलेंस स्टडी जितना करोगे ना, उतना ही ज्यादा आप लोग फायदे में रहोगे। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट को आप लोग को टाइम देना है। जो सबसे टफ सब्जेक्ट आप लोग को लगता है उसको मॉर्निंग में आप लोग टाइम दो। मॉर्निंग में सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि सोने के बाद में जब आप लोग उठ रहे होते हो तो वो आप लोग को रिजोनेट कर चुका होता है पूरा, और उसमें कुछ भी आप लोग पढ़ोगे तो उसको बुद्धि में जाने के चांसेस ज्यादा आप लोगों के देखने को मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट टाइम आप लोग को वो देखने को मिलेगा। जो रात्रिचर प्राणी है ना, वो एक तरीके से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे जब एग्जाम पास में आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि अपनी आदत ही ऐसी बना के रखो ना स्टार्टिंग से, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप लोग को दिक्कत नहीं देखने को मिले। और चलो, आज तो आप लोग रात भर जग लेते हो, उसके बाद में पढ़ लेते हो, फिर सुबह को आप लोग जो है बेसिकली अगर बात करो तो उठा नहीं जाता है। तो दिक्कतें तो आप लोग को आगे जब आप लोग की जॉब लग जाएगी उस टाइम पर भी आप लोग को जल्दी उठना पड़ेगा, उस टाइम पर भी आप लोग को जॉब पर जाना पड़ेगा कि डीएम और आईपीएस साहब जो है वही लेट आ रहे हैं, और तो कौन यहाँ पर टाइम से आएगा, ठीक है। तो ऑफिस में लोग आप लोग की तरफ देखेंगे कितने डिसिप्लिन इंसान आप लोग हैं, क्योंकि आपके इशारों पर पूरा डिस्ट्रिक्ट नाचता हुआ वहां पर नजर आएगा। तो जब यही जिंदगी जीनी है, इसी जिंदगी को जीकर आप लोग को एग्जाम निकालना है, इसी डिसिप्लिन में रहकर आप लोग को आगे लाइफ जीनी है, तो क्यों ना वो डिसिप्लिन आज आप लोग अभी से लेकर चलो तो कैसा रहेगा। तो कुछ गलत है कि इसमें कई सारे लोग बोलेंगे हमें रात को पढ़ना पसंद है। रात को पढ़ना पसंद है तो उसके लिए ड्यूरेशन रख लो ना, आप लोग रात को 10 बजे तक पढ़ लो आप लोग यहाँ पर। क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए इतनी बेहतरीन नींद आप लोग को आएगी, जो हमारी बॉडी क्लॉक है और जिस प्लेनेट पर हम लोग रहते हैं वहां पर जो साइकिल चलती है, वो सबसे बेस्ट जो सोने का टाइम माना जाता है वो नॉर्मली 9 से लेके 3 या फिर 10 से लेके 4 के बीच में, यानी कि 9 से लेके 10 बजे तक सो जाना चाहिए और 3 से लेके 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग एक यंग जनरेशन के गर्म खूनो, ऐसा नहीं कि बुढ़े हो गए और सो रहे हो गए 10-10 12-12 घंटे। तो वो आप लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। तो बैलेंस बनाना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और पढ़ने पर फोकस करो, ये रिपोर्ट याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो इस चीज से बचते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा तो कम से कम एटलीस्ट इसके ऊपर फोकस देना ही चाहिए, है कि नहीं। और पढ़ने से पहले एक चीज और याद रखना, एक बार अपने पीवाईक्यू जो है यानी कि पुराने क्वेश्चन पेपर जो है और इसी के साथ में सिलेबस, वो आप लोगों की टेबल पर जरूर होना चाहिए, जिससे कि चीजों को कंफर्टेबल जोन में आप लोग कवर कर सको अपने एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। और स्टैटिक पोर्शन जितना अच्छे से कवर कर लोगे उतना ही अच्छे आप लोग चीजों को एंजॉय करते हुए नजर आओगे। तो स्टैटिक पोर्शन को एक बार बैठ के अच्छे से तैयार कर लो। किसी इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन कर रखे हो तो कोशिश करो कि वहां पर क्लास के साथ साथ में हो गया, अच्छी बात है। अगर क्लास के साथ में नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करो कि एक एक सब्जेक्ट को उठाकर चलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहले अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, फिर दूसरा, मतलब कोशिश करो कि 2-2 सब्जेक्ट साथ में लेकर चल लो और ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा साथ में। तो इस तरीके से बैलेंस बनाकर आप लोग अच्छे से चल पाओगे। और सी सेट को पीछे मत छोड़ना, क्योंकि बाद में रुलाएगा, पूरी मेहनत पूरी साल बेकार कर जाएगा। तो सी सेट को जरूर साथ में लेकर चलना, ठीक है। जिसका खासकर वीक है मैथ वाला पोर्शन, उनको ये बेसिकली मैं ज्यादा फोकस देकर बोल रहा हूं, ओके। दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसमें 2 चीज़ें हम लोग जानेंगे, एक तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या है जानेंगे अच्छे से। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया यहाँ पर बेसिकली बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, कि उसको पेटेंट दिया गया है। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेट्स पेटेंट फॉर बैम्बो बेस्ड रीयूजेबल स्ट्रॉ। आप लोगों ने देखा होगा सबसे खतरनाक चीज क्या है आज की डेट में, जैसे आप लोग कहीं पर खाना पीना खाते हैं, जैसे खासकर जूस वगैरह अगर पीते हैं, तो जो स्ट्रॉ आप लोग यूज करते हो कई बार उसको यूज करके फेंक देते हो। फेंकने के बाद में क्या रहता है, प्लास्टिक रहता है और वो कई सालों तक यहीं पर पड़ा रहता है और उसकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन फैलता है। अब ये एक रीयूजेबल स्ट्रॉ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो भी बैम्बो यानी कि बांस का बना हुआ। तो क्या हो गया, एक नेचुरल स्ट्रॉ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ओके।
इस पूरी की पूरी न्यूज में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है बस यहाँ पर नाम। जैसे बैम्बो का बना हुआ है, इसको सीजोस्टेचियम अंडमानिकम, यानी कि और कुछ याद न रहे तो यहाँ पर अंडमान का नाम आप लोगों को याद देखने को मिलेगा। तो सीजोस्टेचियम ये अंडमानिकम यहाँ पर बेसिकली बेस्ड एक ही रीयूजेबल ये स्ट्रो है जो कि ऐसे पर्टिकुलर फॉरेस्ट से बनाया जाता है जो कि अंडमान वाले रीजन में पाया जाता है। तो ये बैम्बू की एक स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिली हुई, तना बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा नॉर्मली गन्ना, अगर गन्ना आप लोग यूज करते हैं तो उसमें गन्ने में इस तरीके से यहाँ पर ये ब्रेक्स लगे होते हैं। गन्ने की नॉर्मली हमारी साइड में इनको गन्ने की पोरी बोलते हैं कि गन्ने की ये गन्ने की पोरी है, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली वर्ड यूज किया था पूरा। वैसे तो हमारे साइड में गन्ना नहीं बोलते हैं, गंडा बोलते हैं, ठीक है, कि गंडा चूस रहा है भाई, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर जो आता है ये भी इसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसके जो सीड्स होते हैं वो स्मॉल एंड ब्लैक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि थिन और लाइट लीव्स के साथ में आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर यह है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर अगर किसी का नाम देना है, वर्गीकरण करना है, तो टेक्सोनोमिक वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पर। ये तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस फील्ड में काम करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ भाई किस मंत्रालय के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। बोटनी शब्द आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। बोटनी का मतलब वनस्पति के बारे में बात की जाती है, तो वनस्पति का सर्वे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, सीधा आप लोग वैसे बोल सकते हैं। बाबा आदम के जमाने की भाई साहब 1890 में बनाई गई थी, अभी की नहीं है ये पर। और सर जॉर्ज जो किंग है वो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ताकि हमारे देश के अंदर में जो नेचुरल चीजें हैं उनकी स्टडी की जा सके। ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर वनस्पति की चीजों का स्टडी की जा सके। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? देखता हूं कौन सही आंसर देता है, ठीक है। कोलकाता वाले छोड़कर, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैं एक बार जब अंडमान निकोबार पे गया था तो आते टाइम मतलब जो फ्लाइट थी वो कोलकाता में लैंड की थी, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से निकलकर मैं थोड़ा कोलकाता में घूमने निकल गया था। इतनी प्यारी सिटी है यार, मतलब मेरी बहुत ही प्यारी सी सिटी है, तो मज़ा आ गया था घूमकर मेरा वहाँ पे, ठीक है। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं मिला लेकिन बहुत ही अच्छी लगी। मेरा मन है कि मैं अपने देश की हर एक सिटी में घूमूँ, बस वही है कि काम ऐसा जोड़ रखा है छुट्टी नहीं रहती है बेसिकली। जहाँ भी जाओ वो नहीं कहते अपनी दुकान साथ में लेके चलना पड़ता है। चलिए जो भी है, कैसी लगी न्यूज़ जरूर बताना, दोनों के बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों G20 एक ऐसा मंच मिला जिसके तहत हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया को दिखाई, और इंटरनेशनल रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इससे बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, खासकर फिलहाल टाइम पे हमारे पास में, जिसका हम लोगों ने बखूबी इस्तेमाल किया, निचोड़ लिया ऐसा बोल सकते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट, पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें बताया गया भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसी यानी कि गणतंत्र हैं उसमें भारत जो है वो उनकी मदर है। मदर क्यों बोला जाता है? क्योंकि मदर जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है। तो ये बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी को जो जन्म दिया है वो भारत यानी कि इंडिया यानी कि हमारे देश ने दिया है। वो कैसे, वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और वेबसाइट जाकर आप लोग सर्च भी करना, बोला गया कि www.motherofdemocracy20.com, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा करते हैं, इंटरेस्टिंग है ये जो वेबसाइट लॉन्च किया, एक बार इसको सर्च करके देखते हैं वेबसाइट को, मतलब वेबसाइट को विजिट करके देखते हैं कैसी लॉन्च की गई, जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में बात की जा रही है। तो हल्का सा एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। एक सेकंड लगेगी, एक सेकंड, ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं, ये हो गया, इसमें जाके इसको पेस्ट करते हैं, ओके। ये वेबसाइट बनाई है अलग अलग भाषा में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डच हो गया, फ्रांस हो गया, अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है, इटली भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। आइए अपनी मातृभाषा में खोलते हैं इसको, ठीक है। वाह इंटरेस्टिंग। सुनना है वीडियो को, चलिए सुन लेते हैं थोड़ा सा। देखो G20 के उपलक्ष्य में आप लोगों को देखने को मिल रही है भारत लोकतंत्र जननी। हर बार कुछ वर्षों में भारत में, इंटरेस्टिंग है, लंबी वीडियो है, 5 मिनट की है। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं ना जो चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसको 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर अभी यहाँ पे दिखाने इसको बैठूंगा, तो चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से एक बार देख लेना।
इसमें जो पूरी डेमोक्रेसी है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इनके द्वारा, मैं भी एक्चुअली अभी खोल के देख रहा हूँ, ठीक है मैंने भी इसको पहले नहीं देखा। मैं सोच रहा था जब ये बेसिकली पीपीटी तैयार करा था, मैंने कहा देख लूँ एक बार, पर फिर मुझे लगा तभी देखूंगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मैं लेट भी हो गया था चीज़ों को करने में, तो मुझे लगा कि क्योंकि टाइम पर वीडियो आनी है तो वो मुझे बेस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, देखना जरूर, इसके अंदर में डेमोक्रेसी के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर लॉन्च की गई, यहाँ पर बेसिकली इंडिया जो हमारी कंट्री के अंदर में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट है, उसके द्वारा यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश की जो हिस्ट्री है बेसिकली डेमोक्रेसी को लेकर, वो लगभग 7000 साल पुरानी मानी जाती है। तो यहाँ पर उसको बेसिकली दिखाने की कोशिश की गई, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन आज की डेट में, उसके बेस पर हम लोग बातें बता रहे हैं। टोटल 16 लैंग्वेज हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सारी लैंग्वेज देखने को मिलेगी जिसमें चीजों का एक्सप्लेन किया गया, ताकि कोई भी देश का नागरिक अगर सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में जानना चाहता है तो वो इमीडिएटली विजिट कर सके और इसको जाकर देख सके। इन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर पोर्टल को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया, जिसमें 22 सब सेक्शन भी है, जिसमें सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद में यहाँ पर महाजनपदा, और इसी के साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट ये पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, महाजनपदा गणतंत्र, जैसे गणतंत्र होता है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर हो गया, यहाँ पर मुगल एम्पायर, अकबर रिजीम, उसके बारे में बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसीजर, और फिर इलेक्शन इन मॉडर्न जो डेमोक्रेसी आज के डेट में हम लोग जो देखते हैं ऑनवर्ड 1952 के बाद में। तो हमारे देश के अंदर में कहां से लेकर हम लोगों ने इलेक्शन और डेमोक्रेसी का सिस्टम स्टार्ट किया और कहां पर हम लोग पहुंच गए, तो सारा सिस्टम काफी शानदार तरीके से इसमें दर्शाया है, ठीक है। वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अभी अगर मैं पहले देख लेता तो एक्सप्लेन करता मुझे लगा नहीं था कि वीडियो वगैरह इस तरीके से प्रोवाइड करा रखी है। मुझे लग रहा था कि कुछ लिखा हुआ वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, पर वीडियो भी दे रखी है, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो 5 मिनट की ओनली, 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो यार, सबसे पुरानी बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में जानने के लिए, है कि नहीं? या फिर कोई और ऑप्शन है तो बता देना तो काफी इंटरेस्टिंग लगी है न्यूज। तो याद रखना G20 के जो बेसिकली उस उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया, ताकि दुनिया को हम लोग अपनी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी दिखा सकें, है कि नहीं? तो कैसी लगी न्यूज बताना जरूर। ये कैसी न्यूज है जिसको आप लोग डिफेंस की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और इकोनॉमी की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। क्या है न्यूज, अभी इसके बारे में जानेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में कवर किया गया एयरबस। एयरबस एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो हमारे देश की एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर इनसे पूछा गया था कि आप हमको यहाँ पर अपना ये बेसिकली जो सिस्टम है, जो जहाज है, वो प्रोवाइड करा दो। तो एयरबस के द्वारा रेस्पॉन्ड किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज है। यानी कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर इसके बारे में कि ये हमारे को ये पर्टिकुलर जो सिस्टम चाहिए, जिसको मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA, जो कि यहाँ पर A400 MT8+ के बारे में बात की जा रही है। ये मल्टी नेशनल 4 इंजन आप लोगों को यहाँ पर टर्बोप्रोप देखने को मिलेगा। एक ऐसा सिस्टम जो कि यहाँ पर काफी शानदार है। अगर इसके रोल के बारे में बात करें, इसमें खासकर अगर देखा जाए, एयरबस जो है वो डिफेंस और स्पेस दोनों के लिए यहाँ पर यूरोपियन जो एरोस्पेस और डिफेंस फिल्म जो है एयरबस, वो मिलकर यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। मल्टी रोल है भाई साहब। ये मल्टी रोल का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप लोग टैक्टिकल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्ट्रेटेजिक भी, यानी कि नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस तरीके से सिविलियन भी इसका इस्तेमाल है और इसका मिलिट्री के पर्पज से भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में, इसी के साथ में जो पैरा ट्रूप्स होते हैं उनके मिशन के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक तरीके से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि अगर एयरफोर्स के पास में आता है तो कल को चलकर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हर जगह इसका यूज कर आसानी से हम लोग काम निकाल सकते हैं। स्पीड जो है इसके ऑपरेशन स्पीड वो 555, जो साबुन आता था निरमा 555 ही था ना किलोमीटर पर आ रहा है, पर मैक्सिमम 780 तक यहां पर पहुंच सकती है। वेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये उठा सकता है यहां पर ये 76,500 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी किलोग्राम, कितना ह्यूज वेट उठा सकता है। और मैक्सिमम तो भाई साहब 1,41,000 समझ रहे आप लोग यहां पर, यानी कि बहुत ही शानदार है। इसके अंदर में आप लोग यहां पर क्या क्या ले जा सकते हो, ये एबिलिटी की एक तरीके से यहां पर इंक्लूडिंग व्हीकल और छोटे मोटे हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है। यहां पर A400 जो मीटर कॉकपिट है यहां पर, ये नाइट के लिए भी इस्तेमाल किया सकता है। जैसे बॉर्डर मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी, उसमें सबसे खतरनाक चीज क्या थी, सनी देओल साहब जो थे वो आर्मी में थे और जैकी श्रॉफ थे एयरफोर्स में थे। तो एयरफोर्स के पास में ऐसे, हमारे पास में ऐसे हथियार नहीं थे कि जिनका नाइट में इस्तेमाल किया जा सके, ऐसे जहाज नहीं
नहीं थे, तो इसलिए वहां पर रुकना पड़ा। और बाकी यहाँ पर और भी अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे एयर फ्यूलिंग वगैरह वो सारी चीजों में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम अगर हमारे देश में आता है तो हमारे देश की एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो काफी शानदार तरीके से आप लोगों को इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो ये अब आने वाले टाइम में जल्दी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। डिफेंस के बारे में न्यूज़ है, और हमारे देश के अंदर में जब डिफेंस की बात करते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अपने देश में ही हम लोग चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। उसी के लिए इंडियन एयरफोर्स के जो डिप्टी चीफ हैं उनके द्वारा उड़ाया गया HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बेंगलुरु के अंदर में। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये मेड इन इंडिया है, मतलब हमारे देश के अंदर में ही इसको बनाया गया ताकि ट्रेनिंग के पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर सिस्टम क्रिएट किया गया वो ऐसा है कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम आएगी। हालांकि स्पीड भी कम रहेगी क्योंकि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है तो स्पीड ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, पर ज्यादा स्पीड का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि जो भी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग पर्पज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको ज्यादा स्पीड का कोई मतलब भी नहीं है। बेसिक ट्रेनर जो एयरक्राफ्ट थे यानी कि BTS, उनकी काफी ज्यादा शॉर्टेज थी हमारे पास में, तो ये उस शॉर्टेज को कंप्लीट करेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है और डिजाइन किया गया है एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के द्वारा, जो कि HAL का ही है यहां पर ये। तो इसके चलते इंडियन एयरफोर्स के पास में एक काफी उम्दा लेवल की डिवाइस आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बेसिकली ट्रेनिंग के लिए या फिर यहां पर एरोबैट्स, इसी के साथ में इंस्ट्रूमेंट फ्लाई और भी कई सारे छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लो स्पीड रहेगी, ज्यादा हाई नहीं रहेगी, ताकि इससे चीजें इंसान कंट्रोल भी कर सकता है। स्पीड 450 किलोमीटर/आवर, मैक्सिमम 1000। लो तो नहीं है यार ये स्पीड तो अच्छी खासी रहने वाली है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा रहेगा रीफ्यूलिंग के लिए और भी कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात क्या है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम रहेगी, तो ये अच्छी बात जो सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो न्यूज है ये एक डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यहां पर 21st डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में जो निकल कर आती है वो है वरुणा। वरुण यानी कि बारिश की बात की जाती है, यानी कि बात की जाती है वाटर के बारे में, यानी कि बात की जा रही है पानी के बारे में। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं लगूं उस जैसा, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। अक्सर फ्रांस के बारे में एक क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि एक ऐसी लोकेशन का नाम बताओ जो कि फ्रांस से रिलेटेड है और इंडियन ओशियन के अंदर है, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए फ्रांस का इंटरेस्ट बहुत रहता है इंडियन ओशियन में। रिसेंटली फेज जो फेज सेकंड है यहाँ पर वरुणा नेवल एक्सरसाइज का इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये अरेबियन सी के अंदर में देखने को मिला। जैसे ये हमारे देश का मैप आप लोगों को देखने को मिलता है, ये क्या हो गया, ये वाला पोर्शन इधर वाला, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल और इसको बोलते हैं अरेबियन सी, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा वेस्ट कोस्ट है ये अरेबियन सी बोलाता है और ईस्ट कोस्टर्न साइड वाला ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर ये देखने को मिल रही है, ये आज की नहीं है, काफी पुरानी है। यहां पर 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था दोनों देश के बीच में। कैसे मिलकर काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में उसको देखने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे से क्या क्या स्किल सीख सकते हैं। और जो नेवीज हैं उनकी ये एक एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन कल को चलकर दोनों एक दूसरे के साथ में अगर किसी मिलिट्री ऑपरेशन में काम करें तो वहां पर एक दूसरे के साथ में कॉम्पैक्टिबिलिटी भी इनकी चेक की जाती है अच्छे लेवल पर। और यहां पर सारा का सारा जो काम चलता है वो इंटरनेशनल कानून के हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर साजिश रचें और उसको उड़ाना है हम लोग को, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि आप लोगों को 2-4 स्टार लगा लेने चाहिए, क्योंकि पहले जो एक ऐसी बॉडी जो कि एडहोक बॉडी हुआ करती थी, एडहोक का मतलब समझते हो, जो आज किसी पर्पज के लिए बनाई गई फिर उसके बाद में जाकर उसका खंडन कर दे जैसे उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई गई फिर उसको हटा दिया। पर लेकिन यहां पर कैसा है, जो एडहोक टाइम टू टाइम बनाई जा रही थी एक ऐसी कमेटी, उसको अभी परमानेंट करने की बात की गई, और वो भी एक ह्यूज एक्सपीरियंस बंदों के साथ में। तो सेंट्रल इंपावर कमेटी ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करती थी एक वॉच डॉग के तौर पर, ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर है उनको देख सके। अब इसको परमानेंट करने की बात यहां पर की गई, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हैंडओवर कर दिया गया ग्रीन वॉच डॉग कमेटी सेंट्रल इंपावर कमेटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। समझिएगा आप लोग, यहां पर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा कि पहले किसके अंडर में थी, पहले ये सरकार के अंडर में नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में थी। अब किसके अंडर में है, अब है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, किसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि नॉर्मली कोई सोचता नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई कमिटी थी और वो अब सरकार के अंडर में आ गई है। ऐसा नॉर्मली शायद ही रेयरली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। सेंट्रल इंपावर कमेटी जो है वो सेटअप की गई 2002 में और रिकॉन्स्टिट्यूट की गई 2008 में बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर को देखती थी, यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण से रिलेटेड जो भी कुछ गलत चीजें समाज में, सोसाइटी के अंदर में हो रही है, उनको सुधारना है। रिसेंटली अभी इसके द्वारा कई सारे काम किए गए। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट चेंजेस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको बोला गया कि ये यहां पर इंस्टेड ऑफ ए एडहॉक बॉडी CEC, ये शुड बी ए परमानेंट बॉडी ऑन द इन्वायरमेंटल इशू। यानी कि अब तक क्या था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कॉन्स्टिट्यूट की गई, फिर 2008 में कॉन्स्टिट्यूट की। तो एडहॉक यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर इसको बनाया जाता था, पर लेकिन अब इसको जो बनाया जा रहा है वो टेम्परेरी बेसिस पर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला है कि भाई साहब परमानेंट करेंगे, एक बढ़िया माल है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। पर लेकिन देखने वाली बात यह है कि कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आके इसने अपना काम करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैक्सिमम मैटर जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं उसमें अपोजिट में कौन रहती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहती है जब केस जाता है कोर्ट के अंदर में, ठीक है। इसमें सबसे खतरनाक चीज क्या है भाई साहब, एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी को लिया जाएगा जिसको मिनिमम 25 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप में से आधे तो लोग ऐसे होंगे जिनकी एज 25 साल नहीं होगी, ठीक है। यहां पे बोला गया कि जो चेयरमैन रहेंगे उसको एक्सपीरियंस 25 साल का होना चाहिए इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इसके फील्ड में, ठीक है। नॉट लेस देन 25, सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर भी हो, पर 25 साल का एक्सपीरियंस हो भाई साहब बंदे को, ठीक है। एज लिमिट 66 साल रखी गई है। लेवल नोट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, ये बोला गया है। ये तो बोला गया चेयरमैन के बारे में। अब मेंबर के बारे में क्या है, मेंबर जो होगा वो फुल टाइम सर्विंग ऑफिसर रहेगा गवर्नमेंट के अंदर में, नोट बिलो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की रैंक का बंदा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसको भी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और एटलीस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस इसको भी होना चाहिए। ऐसा नहीं ऐसे ही काम चल जाएगा। 3 एक्सपर्ट भी बोले गए हैं इसके अंदर में देखने को मिलेंगे, जो बोला गया कि 1 ईच अपने अपने फील्ड में, जैसे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में 20 साल का एक्सपीरियंस कम से कम उनको भी रहेगा जो एक्सपर्ट आने वाले हैं। और ये सारे के सारे मेंबर जो हैं वो मेंबर विल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंटर फॉर द टेन्योर ऑफ 3 ईयर। बस यही एक गड़बड़ है इसके अंदर में जो मुझे पर्सनली देखने को मिली। रीजन क्या है, रीजन ये कि जब किसी भी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अगर कटघरे में खड़ी होगी तो उसके द्वारा चुने गए नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो किसका फेवर करेंगे, आप लोग ये समझ लो बस। यहां पर अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी नहीं, तो उस टाइम पर फिर भी इंडिपेंडेंट काम कर पाती, पर अब क्या ये इंडिपेंडेंट काम कर पाएगी, अब इसके बारे में आप लोग सोचिए। वो एक अलग बात है, पर लेकिन मुद्दा यह है कि एक नई बॉडी एक परमानेंट बनने जा रही है एक मिनिस्ट्री के अंडर में, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंडर में थी। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग को बस कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेगा। तो इंटरेस्टिंग न्यूज थी बहुत ज्यादा। न्यूज तसल्ली में सुनिए, बोलो हाँ यस सर, हाउ द जोश, ठंडा तो नहीं हो गया आते आते हैं जोश ठंडा नहीं होना चाहिए भैया, और सब चलेगा। तो यहां पर कैसी लगी है न्यूज, अभी इससे पता चलेगा जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने हैं उनके आंसर से। HTT-40 के बारे में बात की जा रही है। बोला गया बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, BTA है। यहाँ पर ये इंडिजिनसली डिजाइन किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन। सारे क्वेश्चन जितने भी डिस्कस करूंगा उनको इकट्ठा करके अपने मार्क्स जरूर लिखना, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से 2019 तक का डेटा ये आप लोगों के सामने यहां पर रखने वाला है। इसी के साथ में यहां पर इंडिया जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, इसके द्वारा यहां पर इसको आगे लेकर चला जा रहा है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, 1, 2, बोथ या फिर नन, ये आप लोगों को बताना है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर ये है A400M एटलस, जो कि अभी आप लोगों से मैंने डिस्कस किया। ये क्या है, इट इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल, ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, या फिर एक्सोप्लैनेट है, या फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल है। सही आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है, आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, किसके बारे में, स्ट्रो के बारे में, जो अंडमानीज, अरे बता दिया मैंने आंसर दे दिया चलिए रुक गया जरा सा, ठीक है। तो यहां पर इसको बोलते हैं बेसिकली, इसको जो स्टेसिज्म, ठीक है, अंडमानिका, ठीक है, अंडमानिकम, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिसेंटली न्यूज में था, क्या है, तो ये स्पीसी है बैम्बो की, या कि इन्वेसिव प्लांट है, या फिर ये कोई मेंढक की प्रजाति है, या फिर कोई नहीं। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से ये आप लोगों को बताना है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंट्रल इंपावर कमेटी के बारे में, जो मैंने डिस्कस की काफी डिटेल में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटअप की गई, डील कर दी है एनवायरमेंट से रिलेटेड इशू के बारे में। तो सही आंसर क्या है, 1, 2, बोथ या फिर नन। तसल्ली में सांस भरकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। एक और क्वेश्चन है, एक्साइज वरुणा किस किस के बीच में है, इंडिया रसिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन सारे के सारे तसल्ली में अटेम्प्ट कर लो। इसी के साथ में एक सीसैट का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, हालांकि ये टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मली सीसेट में टिग्नोमेट्री शायद नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर भी मैं देखता हूं कि किस किस को याद है, कौन इसको अटेम्प्ट कर पाता है, ठीक है। ये पता चलेगा कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ के आए हैं। ये सारी बेसिकली आप लोग की बेसिक चीजें होती है। तो देखता हूं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। एक नया एंगल आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो बताइए सही आंसर इसका क्या होगा, अटेम्प्ट करिए। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लो। तब तक मैं आप लोग के सामने रखता हूं एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि महत्वपूर्ण जगह है, और यह है वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के अंदर में है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार न्यूज में भी रहता है। और उत्तराखंड से आप लोग आते हैं तो ये आप लोगों के लिए तो और भी अच्छा है। स्टेट पीसेस के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क जो है, ये नंदा देवी और नेशनल पार्क जो यहां पर इससे कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क। बोथ जो पार्क है नंदा देवी, ये एक तरीके से ये जो बोथ पार्क है, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में। और यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जो इसको बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व में 2004 में इसको डाला गया। तो ये उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होगी इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस भी हम लोगों ने देख लिया। अब पता चलेगा भाई साहब क्वेश्चन के आंसर दो बस आप, ठीक है। मेरा वजह तो इसमें है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। पहले का आंसर क्या है, ए, क्योंकि डीआरडीओ नहीं था यहाँ पर, अभी एचएएल मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया। तो कंफ्यूज आना नहीं है, किसके लिए, एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये डिस्कस किया मैंने डिटेल में आप लोगों से। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, अच्छे से समझे आप लोग को। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, A400M के बारे में। S400 सिस्टम को इसके साथ में कंफ्यूज मत कर देना। कौन से देश से हम लोगों ने अभी रिसेंटली S400 लिया था, बताइए जरा। ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये बैम्बो की प्रजाति है, देखा था हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर लास्ट वाला ये अंडमनिकम, इससे एटलीस्ट आप लोगों को याद रख लेना, स्टार्टिंग का भूल भी जाओ तो ठीक है। ये एक बांसुरी मतलब बांसुरी बोल रहा हूँ, स्ट्रो है बेसिकली, ठीक है। तो एक रीयूजेबल स्ट्रो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर ये सेंट्रल इंपावर कमेटी बताया अभी यहाँ पर, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की है और यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऊपर बात करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्साइज किस किस के बीच में है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में मैंने डिस्कस किया। और एक आइलैंड पूछा मैंने इंडियन ओशन के अंदर में, जरूर बताना। 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था। सीसेट का क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करिए। सारी चीजें आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। और फिर से बोलता हूं, सी सेट को थोड़ा सा सीरियस लेकर चलिए। बोलने वाली बात अलग है, साल बर्बाद कर देगा अगर ढंग से लेकर नहीं चलोगे तो, ओके। तो अच्छे से इसको लेकर चलिए, स्टार्टिंग से क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करा करो। वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं पूरे लेक्चर का सबसे बेहतरीन पोर्शन आप लोगों को कौन सा लगता है, कई सारे बच्चे वोकैबुलरी को बोलते हैं। मैंने कहा स्टार्टिंग में जो पढ़ाया उसको कोई मतलब नहीं है क्या? तो काफी शानदार ये वोकैबुलरी वाला पोर्शन रहेगा, आप लोग की अंग्रेजी इंप्रूव करेगा। आप लोग एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग या फिर यूपीएससी की भी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वहां पर फायदा पहुंचेगा। आंसर राइटिंग में अच्छे शब्द आप लोगों के पास में होंगे तो अच्छा आंसर आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है मैग्नेनिमिटी के बारे में। इसका मतलब होता है उदारता। उदारता मतलब एक ऐसा इंसान जो कि दयालु आप लोग बोल सकते हैं, जो कि लोगों की भलाई के बारे में बात करता है। यहाँ पर नेक्स्ट बात की जा रही है म्यूनिफिसेंस के बारे में। इसका मतलब भी सेम ही होता है, यानी कि ऊपर वाला, और इसका मतलब लगभग आप लोगों को सेम दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ भी उदारता ही बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है ये है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब किसी चीज को अस्वीकार करना, त्याग देना, यानी कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, मैंने कहते हैं आथू, कपिल शर्मा बोलते हैं मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, तो इसलिए इसके ऊपर भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीबी। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, किसी चीज को मुफ्त में बांटना लोगों को, फ्रीबी। सारे पॉलिटिशियन फ्रीबी के पीछे रहते हैं, अपने बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर देते हैं, अपना जो उनका होने का ताम्र पत्र होता है जो कि उनका एक क्या कहते हैं एक तरीके से शब्द, बेसिकली मैं मतलब कुछ और यूज करना चाह रहा था मैं वहां पे वो एग्जैक्ट वो शब्द याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो जब एक मैनिफेस्टो आता है उसको मैं कुछ और बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पर ये उनका जब भी आता है बेसिकली उसमें बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, पर लेकिन फिर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। रिएक्शनरी क्या होता है, प्रतिक्रियावादी, कुछ भी हो जाए रिएक्शन देना,
जो इंसान अपने जिंदगी में शांत रहना सीख गया ना, उससे बेहतरीन इंसान आप लोगों को इस धरती पर नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में अपने मन को शांत रखना सीखो, फिर देखना लाइफ को आप लोग एंजॉय करते हुए नजर आओगे जितना जिंदगी में अपने आप को शांत रखोगे। क्योंकि शांत स्वभाव वाला आदमी जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाता है। जो होच पोच हो जाता है वो उस प्रॉब्लम के साथ में इतना धुलमिट हो जाता है कि वो खुद उसके नीचे दब जाता है। तो ये बात याद रखना। तो माइंड शांत रखना सीखो, आप लोग बड़े बड़े समस्या का सॉल्यूशन निकालते हुए नजर आओगे, बड़ी ही आसान बेसिकली तरीकों में और शब्दों में। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, अभी जिंदगी में ज्यादा टेंशन मत लिया करो, अभी ना लाइफ को एंजॉय किया करो। क्योंकि एक कहावत बोली जाती है कि वो वक्त भी बहुत खास होता है जब सर पर माता पिता का हाथ होता है। अभी तो आपके मम्मी पापा आप लोगों के साथ में हैं, आप लोगों की हर समस्या के बारे में सुनने के लिए, समझने के लिए आप लोगों के लिए बैठे हैं हमेशा आपके लिए। पर लेकिन जब वो जिंदगी में नहीं रहेंगे तब एक बार को समझ में आता है कि टेंशन लेना बनता है। अभी तो जो काम आप लोगों को दिया गया ना, जो कि खासकर आप लोगों की पढ़ाई है, बस उस पर फोकस करो, उसमें अपना 100% दे दो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग उसमें 100% दोगे और आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो जिंदगी में आप लोगों से भी ज्यादा खुशी आप लोग उनके चेहरे पर आप लोगों को नजर आएगी। तो ये चीज बस एक बार आप लोग देखो और फिर देखो जिंदगी जीने में और मेहनत करने में कितना मजा आता है। फिर मेहनत करने में आप लोग डरोगे नहीं, आप लोग मेहनत इतना शानदार तरीके से करोगे। बस पर्पज क्या है कि एक तरीके से अपने माँ बाप के चेहरे पर वो खुशी देखनी है कि जब आप लोग बोलो कि मम्मी पापा सिलेक्शन हो गया यार, ठीक है, और उनकी आंखों में आंसू और गले मिलो भाई साहब, एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके लिए यार थोड़ी सी तो मेहनत करना बनता है। इसके लिए क्या डिसिप्लिन में नहीं आ सकते आप लोग, थोड़ा सा अपने टाइम को सही से लेकर नहीं चल सकते, तो मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम पर आ जाओ और फिर देखो कितना मजा आता है। अपने दिन को आप लोग जब लोग जग रहे होंगे तब तक तो आप लोग अपना आधे से ज्यादा काम खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। जितना टाइम आप लोग मुझे दे रहे हो, अगर लगता है इससे अच्छा आप लोग खुद यूटिलाइज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लोग यूटिलाइज करो अच्छे से। अगर नहीं लग रहा है तो इसको शानदार तरीके से वीडियो को एंजॉय करो। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा पूरा लेक्चर, और बाकी एप्लीकेशन पर जरूर कनेक्ट होना। शाम को डेली 5 बजे क्विज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए अवेलेबल है, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर लग रहा है कि सीरियस तरीके से यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है और तैयारी करनी है तो यूपीएससी और सीडीएस और ऑप्शन सब्जेक्ट के कोर्सेज भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर लगे अच्छा तो डेमो लेक्चर जरूर देखना, उससे पहले मत खरीदना। डेमो लेक्चर देख के अगर सेटिस्फेक्शन मिले तो तब खरीदना, और खरीदने के बाद भी 7 दिन के अंदर लगे कि गलत जगह आ गए हैं तो बता देना, आप लोग की मनी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी, क्योंकि माँ बाप की मेहनत की कमाई है, उसको बर्बाद मत करना, ठीक है। बाकी कैसा लगा लेक्चर फीडबैक देना जरूर, और अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो यार, एक लाइफ है, शानदार तरीके से दिल खोल कर जियो। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ठीक है।